अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? तो आज की अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं शॉर्ट इंट्रो से। मेरा नाम मोहम्मद वकील सिद्दीक है और मैं BSc कर रहा हूँ बेनज़ीर भुट्टो शेख यूनिवर्सिटी ऑफ यारी से। इससे पहले मैंने साइबर सिक्योरिटी किया है कोर्सेरा से, उसके अलावा सिस्को नेटवर्क से, और उब्सवर्ट है एक, जिससे मैंने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किया हुआ है। आप में से किसी को भी कोई भी सवाल पूछना हो तो वो रेस हैंड कर लें और उसके बाद अनम्यूट करके यहाँ पूछ सकता है। बाकी चैट भी आपकी खुली हुई है मेरे सामने, आप चैट में ही पूछ सकते हैं। तो अगर आप में से कोई 5 या 6 बच्चे अपना इंट्रोडक्शन दे दें जिसमें आप अपना नाम बता दें, और उसके अलावा आपने साइबर सिक्योरिटी चूज़ क्यों की है, इसका रीज़न क्या है, आप ये अगर बता दें। आप में से अगर कोई अपना इंट्रो दे सकता है, चैट पे देना चाहे वो चैट पे दे दे। मेरा नाम मोहम्मद अबू सिद्दीक है। जी, ये ज़ोहरा परदेसी, आप अपना इंट्रोडक्शन दें काइंडली। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ोहरा परदेसी है। और मैंने सर, आपका नाम आपने मुजफ्फर सिद्दीक बताया, जफर सिद्दीक बताया? मोहम्मद जफर सिद्दीक। जी, हेलो। मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक। अच्छा। असल में पता नहीं क्यों मेरा ये जो है वो आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, इस वजह से समझ नहीं पा रही थी। सर, मेरा नाम ज़ोहरा परदेसी है और मैंने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स इस क्यों सिलेक्ट किया है, इसकी वजह यह है कि किसी जमाने में, आज निकल नहीं, 2000 में आई थिंक 1 2 3 वेबसाइट का कुछ कोर्स किया था। तो उस वक्त अपनी एक वेबसाइट भी बनाई थी, लेकिन खुद से HTML और वो उस वक्त उस जमाने में जो कोडिंग चल रही थी, CSS और HTML और जावा स्क्रिप्टिंग वगैरह, तो एक वेबसाइट बनाई थी, उसको अपलोड नहीं किया था। लेकिन ये कि साइबर सिक्योरिटी की कुछ चीजें पढ़ते और सुनते रहते थे, तो जस्ट वांटेड टू, मतलब अपनी नॉलेज को कुछ जो है ना इंक्रीज करना चाहती हूँ, कुछ समझना चाहती हूँ कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली क्या होता है। यकीनन ये वेबसाइट से रिलेटेड होगा, इंटरनेट से रिलेटेड होगा, और जो हमारे इंटरनेट पे कंटेंट होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए होगा। तो इसी इसी को थोड़ा सा मतलब ये कि फर्दर समझना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है ये कोर्स। चलिए, थैंक यू। बाकी अगर कोई और अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे। यहाँ पे मोहम्मद राफे ने बताया कि वो साइबर सिक्योरिटी चूज़ इसलिए किया है क्योंकि उनको प्रोग्रामिंग और हैकिंग से इंटरेस्ट है। तो एक चीज़ मैं आपको पहली क्लास में क्लियर कर दूं कि साइबर सिक्योरिटी दरअसल हैकिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये एक टेक्निक है जिससे हम हैकर से अपने जो सिस्टम है उसको हम महफूज रखते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी हैकिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें चैट पे आप लोग। ठीक है जी। आज की क्लास शुरू करते हैं कोर्स आउटलाइन से। मैं आपके सामने अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, तो काइंडली आप लोग अपने चैट्स में बता दीजिएगा मुझे कि स्क्रीन शो हो रही है नहीं हो रही है आपके पास।
आप लोगों का स्क्रीन शो हो रही है मेरी? तो कोर्स आउटलाइन से अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कोर्स डिस्क्रिप्शन पे आते हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे हमारे पास। तो सबसे पहले ये जो इंट्रोडक्शन होगा, सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, और जो फाउंडेशन हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब आएंगे इसमें। इसके अलावा हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई किस तरह के साइबर थ्रेट्स आते हैं और सिस्टम सिक्योरिटी किस तरह की होती है। प्रैक्टिकल टूल्स जो हमारे पास हैं, यानी वर्चुअलाइजेशन हो गया, लिनक्स हो गया और नेटवर्क एनालिसिस हैं, वो हम किस तरह यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपके पास अभी आ जाते हैं कोर्स लर्निंग आउटकम्स, यानी इस कोर्स को ख़त्म होने के बाद या इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद आप क्या सीखेंगे यहाँ से। सबसे पहले आपके जो अंडरस्टैंड हो जाएगी भाई कोर आईसीटी एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, जो कि आपके आईसीटी में आ जाती है, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉमन साइबर थ्रेट्स क्या हैं और उनके अटैक के मेथड्स क्या हैं। आप इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी के लिए, बेसिक सिस्टम सिक्योरिटी और रिस्क असेसमेंट। और उसके अलावा हम यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करेंगे जो कि आगे जाके मैं आपसे डिस्कस करूँगा। वर्चुअलाइजेशन टूल्स हम यूज़ करेंगे और लिनक्स इन्वायरमेंट हम यूज़ करेंगे, जिससे हम कैप्चर करेंगे और एनालाइज करेंगे नेटवर्क ट्रैफिक यूजिंग टूल लाइक वाई शार्क हो गया। और इसके अलावा एक और टूल होगा हमारे पास जो कि हमारा एन मैप होगा। इसके बाद हमारे पास कोर्स आउटलाइन है। ये कोर्स चूंकि 8 हफ्ते का है तो हमने इसको डिवाइड किया है 8 हफ्तों में। कि 8 मॉड्यूल्स होंगे डिफरेंट, जो हमारे वीक डेज में 2 क्लासेस होंगी, जिसमें मंडे वेनसडे होगा। इसमें वीक 1 में हम मास्टरिंग आईसीटी फंडामेंटल से बात करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे आईसीटी का, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके अलावा फाइल सिस्टम्स क्या होती हैं हमारे पास, बेसिक फाइल मैनेजमेंट कितनी है, और इंट्रोडक्शन टू कमांड लाइन इंटरफेस क्या है। उसके बाद हम आते हैं वीक 2 नेटवर्किंग फंडामेंटल्स में, जो कि एक तरह से साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी है। कि इंटरनेट आर्किटेक्चर क्या है, कम्युनिकेशन मोड्स मॉडल्स क्या है, और आईपी एड्रेसिंग आपकी क्या होती है, पब्लिक और प्राइवेट आईपी क्या होता है, उसके अलावा आपका नेट क्या होता है, डीएनएस और बाकी प्रोटोकॉल्स के बारे में हम वीक 2 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद वीक 3 से हम बकायदा अपना साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, जिसमें हम साइबर थ्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, साइबर हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे, कि साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, एथिकल हैकिंग क्या होती है। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के हमारे जो उसके अलावा हम यहाँ पे सेफ ब्राउजिंग एंड डिजिटल हाइजीन प्रैक्टिसेस करेंगे। वीक 4 में हम साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास सीआईए ट्रायड होगा, रिस्क थ्रेट्स होंगे और वल्नरेबिलिटीज होंगे। अभी आ रही है आप सबको मेरी आवाज़?
ठीक है जी। तो हम साइबर सिक्योरिटी वीक 4 पे हम साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, हम अटैक की टेक्निक्स पढ़ेंगे, सीआईए पढ़ेंगे कि सीआईए थ्रेट्स क्या होता है, उसके अलावा आरआईए क्या होता है, उसके बाद रिस्क क्या होता है, थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज क्या होती है हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास नेटवर्क अटैक्स कितने होते हैं। और इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम करेंगे जी टू वेब बेस्ड अटैक्स, जिसमें आपका एक्सक्यूएल इंजेक्शन आ जाएगा और आपका एक्सएसएस आ जाएगा। वीक 5 में हम सिस्टम सिक्योरिटी के ऊपर पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी होगी, यूजर रोल्स होंगे, और सिस्टम हार्डनिंग होगा और पैच मैनेजमेंट होगा। इसके अलावा हम डिफरेंट एंटीवायरस टूल्स पढ़ेंगे, फायरवॉल क्या होता है, सिक्योरिटी टूल्स क्या होती है, और इंक्रिप्शन क्या होती है। वीक 6 में हम टोटली अपना लैब पे चले जाएंगे, यानी हमारा प्रैक्टिकल काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे आप विजुअलाइजेशन से, और उसके अलावा सेटिंग अप करेंगे हम वर्चुअल मशीन्स को यूजिंग वर्चुअल बॉक्स या VMware, जो भी हमें करना होगा उस वक्त। और फिर हम उसमें बेसिकली पूरा आ जाएंगे काली लिनक्स पे, जिस पे हम बेसिक लिनक्स कमांड्स के ऊपर काम करेंगे, फाइल हैंडलिंग किस तरह करते हैं लिनक्स पे। और इसके बाद हम आएंगे अपने वीक 7 पे नेटवर्क एनालिसिस पे, जिसमें हम पैकेट इंस्पेक्शन करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे पैकेट एनालिसिस क्या होता है, आपके HTTP क्या होते हैं, आपकी वेबसाइट क्या आते हैं। और उसके अलावा हम आइडेंटिफाई करेंगे सस्पिशियस नेटवर्क एक्टिविटी को। इसके बाद आपका आखिरी हफ्ता शुरू हो जाएगा, वीक 8, जिसमें हम प्रेजेंटेशंस देंगे जो कि ऑनलाइन होंगी। और अगर पॉसिबल हुआ तो इनको फिजिकल भी रख लेंगे प्रेजेंटेशंस को। जिनके लिए भी इजी हुआ वो फिर हम प्रेजेंटेशंस और जो भी ऑनलाइन होगा वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा फिर कोर्स रिव्यू और डिस्कशन होगी, जितना हमने पढ़ा है 8 हफ्तों में उसमें क्या आपको समझ नहीं आया और क्या ऐसी चीज़ है जो हम रह गई हमसे, तो हम सारे वीक 8 में लेकर जाएंगे। और उसके बाद आपका फाइनल क्विज होगा, जो कि आपके जितने भी 8 हफ्ते हमने पढ़ा है उन सब से आएगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो रेज हैंड करके मुझसे पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके, या चैट भी मैं आपके पढ़ रहा हूँ, आप चैट में भी पूछ सकते हैं। जी अभी तक सिर्फ कोर्स आउटलाइन बताई है मैंने, अभी तक हमने अपना पूरा लेक्चर स्टार्ट नहीं किया। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी ये बेसिक कोर्स होगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स का है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं होगी, तो हमें सबको एक साथ लेके चलना है, और फिर उसके मुताबिक ही हम अपना जो भी सिस्टम होगा उसको लेके चलेंगे। चलिए जी, ग्रेडिंग क्राइटेरिया पे चलते हैं कि इस कोर्स का हमने ग्रेडिंग क्राइटेरिया है वो क्या रखा है। सबसे पहले आपके 3 क्विजेस होंगे, जिनके 10 मार्क्स होंगे, और ये MCQs बेस्ड होगा। उसके अलावा आपके पास 2 असाइनमेंट्स होंगी, जो कि आपको वीक 3 और वीक 5 में मिलेंगी, जो कि आपने सबमिट करवानी होगी, और वो भी 10 मार्क्स की आपके पास होंगी। उसके अलावा प्रेजेंटेशंस आपकी होंगी, जो कि आपको वीक 8 में देनी होगी, जो कि किसी भी टॉपिक पे हो सकती है साइबर सिक्योरिटी के, या जो भी मैं आपको टॉपिक दूंगा उसमें से किसी एक पे आपने प्रेजेंटेशन देनी होगी, जिसको आप 10 मार्क्स की आपके वो भी होगा। इसके अलावा अटेंडेंस होगी। अच्छा, अटेंडेंस यहाँ पे आपकी मैंडेटरी होगी, 80% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, वरना ये आपके जो 10 मार्क्स हैं वो फिर आपके हाथ से चले जाएंगे। उसके अलावा आपका फाइनल क्विज आ जाएगा बाद में, जो कि 30 मार्क्स का होगा, जिसमें 60 MCQs भी हो सकते हैं, या क्या वजह 30 MCQs हों और बाकी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी क्विजेस आपके ऑनलाइन होंगे, और फाइनल क्विज भी ऑनलाइन होगा। गूगल फॉर्म की तरह आएगा आपके पास, जिसमें आपको टाइम लिमिट होगी, और उस टाइम लिमिट के अंदर आपको सबमिट करना होगा। किसी और का कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो बता दीजिएगा। जी जी बिल्कुल, ये 8 वीक का कोर्स है, जो कि आपके हफ्ते के 2 दिन मंडे वेनेसडे होगा, जिसकी टाइमिंग 3:30 से 5:30 होगी। ठीक है जी।
किसी को कोई सवाल नहीं है तो आप यस सर या क्लियर कर दें, ताकि मैं आगे बढ़ूं और आज के जो लेक्चर हैं हम बाकायदा स्टार्ट करें। चलिए जी, ठीक हो गया जी। आप सबके सामने स्लाइड शो हो रही होगी। अगर किसी को नहीं हो रही या कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दें। ठीक है जी, आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू आईसीटी एंड कंप्यूटर सिस्टम है। बेसिकली आईसीटी आपकी वीक वन में इंक्लूड करने की वजह यही है कि साइबर सिक्योरिटी और आईसीटी का आपस में कॉम्बिनेशन है, या आप ये कहें कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई ना कोई कनेक्शन है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आपका सिक्योर ही कंप्यूटर सिस्टम कर रहा है। वो आपका सिक्योर ही आपके आईसीटी के जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, उन सबको सिक्योर कर रहा है। इसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ बेसिक आईसीटी नॉलेज होगी, और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल इसमें चीखे होंगे। तो इसलिए हम इस चीज़ को बिल्कुल एक लिमिट में लेकर चलेंगे, जिसमें हम ना ज़्यादा डीप में जाएंगे और ना ज़्यादा हम लोग भागेंगे इस चीज़ में। आप सबको स्लाइड शेयर हो रही है? ठीक है जी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं लेक्चर वन के लिए, जिसमें हम जो भी हमें आज पढ़ेंगे उनके बारे में ही है। बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपको एक सॉलिड फाउंडेशन हो जाएगी कंप्यूटर सिस्टम में और आईसीटी में। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी होंगे आप में से जिसको आईसीटी और कंप्यूटर सिस्टम आता होगा, तो हम सिर्फ इसको सिर्फ रिवाइज करेंगे, ताकि जो बेसिक्स वाले हैं उनको भी आ जाए, और जो सिर्फ इसमें एक्सपर्ट्स हैं या जो भी हैं उनके आसानी हो जाए समझने में, या उनको दोबारा रिवाइज हो जाए। सबसे पहले हम पांच चीज़ों को कवर करेंगे आज की क्लास में। पहला, अंडरस्टैंड करेंगे हम आईसीटी फंडामेंटल्स क्या है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आईसीटी होता क्या है और उसका रोल क्या है मॉडर्न सिस्टम में और आपकी साइबर सिक्योरिटी में। दूसरा, आइडेंटिफाई करेंगे हम कंप्यूटर कंपोनेंट्स को, कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर को मिलकर बना रहे हैं। तीसरी हमारे पास आ जाती है डिस्टिंग्विश हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच फर्क क्या है। और चौथी चीज होगी मास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और सीएलआई जो कि कमांड लाइन इंटरफेस है, इसका आपके साइबर सिक्योरिटी के साथ आखिरी तक कनेक्शन रहेगा। जी, मैं ये स्लाइड्स आपकी ग्रुप में आज की क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। उसके बाद, व्हाट इज आईसीटी? ICT, Information Communication Technology, refers to all technologies used to handle telecommunication, process data, and transmit information electronically. It includes devices, software, networks, and systems that helps people create, store, share, and manage information. यानी अगर हम आसान लफ्जों में इसको देखें तो आईसीटी आपके तीन चीजों से मिलकर बन रहा है। पहला इंफॉर्मेशन हो गया, दूसरा कम्युनिकेशन, और तीसरा आपकी टेक्नोलॉजी है। यानी वो टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, और आपके जो इंफॉर्मेशन है उनको कम्युनिकेट करने के लिए, उन पे उनको बनाने के लिए, या उनको हम वर्क करने के लिए जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो सब आपकी आईसीटी में आती है। जिस तरह एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दी हुई हैं, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, इंटरनेट एंड नेटवर्क्स, उसके अलावा आपके मोबाइल फोन्स हो गए, आपके टैबलेट्स हो गए, आपके क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए। ये तमाम चीज़ें आपकी आईसीटी में आती हैं। आईसीटी मैटर क्यों करता है हमारे लिए इस कोर्स में? क्योंकि आईसीटी मॉडर्न डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ पे क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी मेजर्स पे बात करेंगे, प्रैक्टिसेस पे बात करेंगे, तो उसका डायरेक्टली जो हमारा पूरा डायरेक्टली हम उस पर डिपेंडेंट होंगे, तो वो आईसीटी पे डिपेंडेंट होंगे। उसके अलावा आईसीटी, जिस तरह मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी पे है। तो इंफॉर्मेशन बेसिकली होती क्या है, हमें ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन पे ही हमारा पूरा आईसीटी और पूरा कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड करता है। पहला आ गया इंफॉर्मेशन, यानी वो डेटा जो हमारे लिए यूजफुल हो।
वो डेटा जिससे हमें मालूमात मिल रही हो, वो डेटा जो प्रोसेस्ड हो के बना हो और हमारे पास आया हो, जो कि हमें क्लियर बता रहा हो कि हमें क्या चीज़ चाहिए या हम या क्या चाह रहे हैं। दूसरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का आपको सबको पता ही होगा। कम्युनिकेशन के मतलब बातचीत हो गई, डिवाइसेस के दरमियान हो सकती है, वो इंसान के दरमियान हो सकती है, या एक इंसान की डिवाइस के साथ हो सकती है। और टेक्नोलॉजी जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, वो सब आपके टेक्नोलॉजी में आ सकती है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आईसीटी है क्या, तो उससे आपसे सिर्फ ये चीज़ बोलनी है कि भाई आईसीटी एक टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, और उससे हम लोग क्रिएट करते हैं और स्टोर करते हैं और पूरी जो अपनी इंफॉर्मेशन उसको मैनेज करते हैं। सिंपल सी आपकी डेफिनेशन है। और पूरी स्लाइड में यही है, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आईसीटी इज़ द टेक्नोलॉजी वी यूज टू कम्युनिकेट एंड वर्क विथ इंफॉर्मेशन लाइक कंप्यूटर्स, द इंटरनेट, मोबाइल फोन्स एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। यहाँ तक आप में से किसी को कुछ सवाल हो या नहीं समझ आया तो आप बता दें, मैं दोबारा आपके सामने बता देता हूँ आपको। किसी का भी यहाँ तक कोई भी सवाल है? ठीक है जी, फिर हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, जो कि आईसीटी इन डेली लाइफ, यानी हमारे आईसीटी हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। आईसीटी ऑलमोस्ट हमारी हर डेली लाइफ के ऊपर है। ये हमारे बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर है, हमारे सोशल मीडिया के अंदर है। आप ई कॉमर्स में इसको देखेंगे तो वहां भी आपको आईसीटी नजर आएगा। हेल्थ केयर सिस्टम्स हो गई, गवर्नमेंट सिस्टम हो गया, या आपके एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हो गए। हमारे यहाँ पे नोइंग करना, भाई हमें जानना चाहिए कि हम किस तरह आईसीटी को यूज करते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं और वो भी आईसीटी के अंदर आती हैं, बट हमें नहीं मालूम। जिस तरह हम, मैंने अभी आपके सामने बैंकिंग सिस्टम की मिसाल दी है कि ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम्स और पेमेंट प्रोसेसिंग पूरी रिलाई करती है हमारे आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जब आप एटीएम जाते हैं या आप बैंक अकाउंट बनवाते हैं तो वो आपका सारा डेटा आपसे लिया जाता है। पहले होता था कि डेटा हम लोग एक पेपर में लिख लेते थे और सब कुछ होता था, पेपर वर्क हो रहा होता था, बट अब सब कुछ डिजिटलाइज है, यानी सब कुछ आईसीटी के ऊपर आ गया है। आपके ऑनलाइन बैंकिंग हो, आपके एटीएम हो, कुछ भी हो, बस सब कुछ आपका डिपेंड कर रहा होता है आपके आईसीटी पे, यानी आपकी टेक्नोलॉजी या आपकी डिवाइसेस पर। फिर उसके बाद सोशल मीडिया हो गया, कि आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल हैं जो इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करता हो, जो फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता हो। ये सब आपका आईसीटी में आता है। उसके बाद हमारी ई कॉमर्स है, जो कि आज हम देखते हैं कि हमारे पास दराज है, हमारा अमेजोन है, अलीबाबा है। तो ये सब भी हमारे पास आईसीटी की डेफिनेशन ही है। उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम है। हम जब हॉस्पिटल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हॉस्पिटल, क्लिनिक, कहीं भी, तो वहां पे हमारे पास देखा होता है कि एक कंप्यूटर पड़ा होता है जिसपे हम पेशेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके अंदर हम अपॉइंटमेंट्स होती हैं, डॉक्टर्स के शेड्यूल्स होते हैं। ये सब किस तरीके से हमारे पास आसान हुआ है? आईसीटी की वजह से। उसके अलावा गवर्नमेंट सिस्टम्स हो गए, आप जब वोटर रजिस्ट्रेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम डिवाइस पे करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या कंप्यूटर सिस्टम हो, वो आजकल हर जगह पे आप देखते हैं। उसके अलावा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो ये भी एक आईसीटी के जरिए ही ले रहे हैं। कि हमारे पास, मैं आपके साथ लैपटॉप में बैठा हूँ, आप अपने घर में हैं, आपके पास एक इंटरनेट की फैसिलिटी है जिससे आप मेरी क्लास ले रहे हैं। तो ये सब भी हमारे पास आईसीटी में आता है। आईसीटी जितना ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा चांसेस है कि साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स हों, उतना उतने चांसेस हैं कि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के रिस्क हों। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज, उतने ज़्यादा आपके पास साइबर सिक्योरिटी के रिस्क होंगे। यहाँ तक अगर किसी का भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं चैट में, या रेज हैंड करके आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ आप दोबारा से बैंकिंग सिस्टम से सिखा सकते हैं, बता सकते हैं सिर्फ, क्योंकि हमारा नेट बहुत इशू कर रहा था। जी मैं आपको बता देता हूँ।
देखें, बैंकिंग सिस्टम से आप ये समझें कि आईसीटी जो है वो आपकी हर जगह पे है। चाहे वो आपका बैंक हो, चाहे वो आपकी सोशल मीडिया हो, या चाहे आपके घर में पड़ा हुआ आपका मोबाइल हो, कुछ भी हो, वो सब आपके आईसीटी पे आता है। आपका ऑनलाइन बैंकिंग, आप जाते हैं, आप कुछ भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, तो वो सब आईसीटी का है। अगर आप देखें, ये आपने सुना होगा कि आज के लोग ओटीपी मांग रहे होते हैं आपसे, कि भैया आपके पास एक ओटीपी आएगा बैंक की तरफ से, आप हमें दें। और फिर आप वो देते हैं तो आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये सब साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी या आईसीटी आपकी हर जगह पे मौजूद है। या तो आपको एम नहीं है, ये अगर आपको पता है तो आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। वरना आईसीटी आजकल कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे आईसीटी इन्वॉल्व ना हो। और जितनी ज़्यादा आईसीटी आपके लाइफ में इन्वॉल्व हो रही है या हो चुकी है, उतनी ज़्यादा हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के रिस्क और अटैक सरफेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। आपने देखा होगा कि हमारे सोशल मीडिया हैक हो जाते हैं, और वहाँ से फिर हमारे पास लोगों से पैसे मांगने शुरू हो जाते हैं, या ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब आईसीटी है। और उसके अलावा जो बाकी वो हो रहा है, हैकिंग हो रही है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो इनका कनेक्शन बस आप ये याद रखें कि जहां पे आपका आईसीटी होगा वहां पे आपकी साइबर सिक्योरिटी जरूर होगी। अब मैं क्लियर हूं आप? आपको आगे समझ, तो जी आगे सर। चलें। जी जी। चलें, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इससे पहले कि मैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम में बात करूं, आप में से अगर कोई, देखें, आईसीटी जितना ज़्यादा होगा, आपके पास जितनी डिवाइसेस ज़्यादा होंगी, जितनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा होंगी, तो साइबर सिक्योरिटी के रिस्क उतने ही ज़्यादा होंगे। ज़ाहिर है, आपकी जब एक मार्केट में आपके पास लैपटॉप पड़ा होगा तो उसको ज़ाहिर है आप हैक करने की कोशिश करेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी ज़्यादा का मतलब आप ये ले लें कि आपकी जितनी भी आईसीटी होंगी, क्योंकि एक आईसीटी एक मॉडर्न दुनिया है, और वहाँ पे आपके कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। जो अच्छे लोग हैं वो उसको सही तरह इस्तेमाल करें, मगर जो बुरे लोग हैं वो आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उसको डैमेज करना चाहते हैं, या आपको उससे आपको ब्लैकमेल या कोई भी आप पैसे कमाने का जरिया आप समझें। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, और ये सब एथिकल हैकिंग है, और इसको रोकने वाले साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं। यानी आप साइबर सिक्योरिटी अगर आपको आ गई तो आप एथिकल हैकिंग से या तो आप उसको रोकेंगे। अगर आप रोक नहीं सकते तो आपको मेजरमेंट आप लेंगे कि भाई ये तरीकेकार हैं कि मैं इनसे दूर रहूं। तो आप आ गई, आपको ये बात समझ, या थोड़ी और डिफाइन करूं? ठीक है जी। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे जा रहे हैं हम। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप में से कोई मुझे कंप्यूटर की कोई डेफिनेशन सुना दे, या कोई बता दे। चैट में बताना चाहें आप चैट में बता दें, अनम्यूट करके बताना चाहें अनम्यूट करके बता दें। जी, जोहरा परदेसी। जी अस्सलाम वालेकुम। सर कंप्यूटर एक्चुअली मजमुआ है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। इसको बनाया गया है इस टेक्निक से कि इसके अंदर हार्डवेयर्स जो कि मुख्तलिफ चिप्स भी होती हैं, और हार्डवेयर्स में अपना हार्ड डिस्क है, और अपना रैम है। मुख्तलिफ चीज इसके अंदर जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो सारे उसके अंदर इंस्टॉल होते हैं। लेकिन वो काम कैसे करते हैं, उनको एक प्रोसेस कुछ प्रोग्रामिंग करके कोडिंग करके कुछ सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जिनके ऊपर वो काम करता है। सबसे पहले तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि उन कंप्यूटर्स के लिए बेसिक है, उस कंप्यूटर के लिए, उसके हार्डवेयर के लिए। वो जैसे विंडोज है, या मैक है, या लिनक्स है। तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर। सॉरी, मैं सही से वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, जो कि प्रोग्रामिंग से, कोडिंग से। और कोडिंग एक्चुअली क्या होती है कि इसको मशीन लैंग्वेज के जरिए इसको कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, या उसको समझाया जाता है मशीन को।
इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि ये चीज हो तो ऐसे करना है, ये चीज हो तो ऐसे करना है। और इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हम लोग मुख्तलिफ चीजें डाउनलोड करते रहते हैं और फिर उनको इंस्टॉल करते हैं। यूजर वो होते हैं जो कि हम खुद जो है यूज करते हैं, जो जो इन सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को यूज करता है वो यूजर है। और डेटा वो चीज है कि जो भी, एक तो रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा मीन्स जिसके ऊपर प्रोसेस ना हुआ हो, लेकिन जब कोई चीज रॉ डेटा जब उसको दिया जाता है और उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में क्रिएट हो जाता है, जो कि उसके अंदर अपना सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में चलें मौजूद होता है। सर मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, आप ही नहीं को नहीं, आपने बहुत अच्छा ट्रांसफर करना समझाया। पड़ेगा, लेकिन इन सब का मजमुआ जो है वो कंप्यूटर है। जी जी बिल्कुल। देखिए, कंप्यूटर की जो एक डेफिनेशन है जो आपको 2 लाइन्स की होनी चाहिए आपके पास, वो यही है कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है या ऐसी एक मशीन है जो आपका डेटा लेती है, इनपुट करती है, और उसके अलावा उस डेटा को प्रोसेस करती है, और फिर आपको जो आउटपुट रिजल्ट देती है वो इन्फॉर्मेशन के जरिए देती है। यानी आप 3 चीज़ें आप याद रखें कंप्यूटर के लिए। पहला, आपका डेटा आ जाता है उसमें। फिर दूसरा, आपका इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये 3 चीज़ें आप याद रखें कि कंप्यूटर इज अ मशीन दैट टेक्स डेटा एज एन इनपुट, प्रोसेस द डेटा एंड गिव्स द आउटपुट रिजल्ट एज एन इंफॉर्मेशन। ये चीज़ आप क्लियर कर लें तो फिर आपकी जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो बस इतनी ही आपके लिए आगे बहुत अच्छी आपके काम आएंगी। कंप्यूटर की डेफिनेशन आप सबको क्लियर है? ठीक है जी, तो हम अब आते हैं अपने कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम की तरफ। देखें, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस की ऐसी मशीन है जो आपका डेटा इनपुट लेती है, फिर उस डेटा को प्रोसेस करती है, और जो आपकी जो आउटपुट होता है, जो रिजल्ट होता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन के जरिए आपकी स्क्रीन पर या आपकी कोई भी आउटपुट डिवाइस पे देती है। ठीक है जी, क्लियर हूँ अब मैं? ठीक है जी। कंप्यूटर्स के 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बनते हैं तो आपका कंप्यूटर सिस्टम बन रहा है, या आप ये कहें कि कंप्यूटर सिस्टम आपका चलता है। पहला आपके पास आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर एक फिजिकल कंपोनेंट है या डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को बनाता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ एक हार्डवेयर लेकर कंप्यूटर सिस्टम को बनाएं। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत भी होगी, क्योंकि आप सिर्फ एक, अगर सिर्फ हार्डवेयर को लेकर कंप्यूटर मतलब एक हार्डवेयर को अगर आप कंप्यूटर कहेंगे तो वो आपके पास सिर्फ एक डब्बा है। उस डब्बे को आपने कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए आपके पास प्रोग्राम होगा। वो प्रोग्राम आपके पूरे जो हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद आ जाते हैं आपके यूजर्स। यूजर्स आपके वो लोग हैं जो इस, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे, जो उसको ऑपरेट करेंगे, और इस कंप्यूटर सिस्टम को पूरे जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लेकर आएंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं आपको आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। ये कंपोनेंट्स हैं, तो हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ समझेंगे कि 4 हैं, जो कि आपका हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर है, आपका यूजर्स है, आपका डेटा है। डेटा आपके पास क्या है? डेटा आपके पास एक रॉ फिगर है या रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके, मतलब आप उससे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख दूं कि हमारे पास, मैं आपको एक बोलूँ भाई ये 5 नंबर है, आपके सामने मैं 5 लिख दूं, आप बोलेंगे भाई ये 5 नंबर है। बट मैं अगर यही आपको लिखूं कि भाई अली के 5 नंबर आए हैं, तो ये आपको पूरी बात समझ आएगी। तो डेटा, आपको बात समझ नहीं आती डेटा से, मगर डेटा आपके पास सिर्फ एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है जिससे आप समझते हैं कि भाई ये डेटा है जिसको हम प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में तब्दील करेंगे। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? इसके बाद हम आते हैं हार्डवेयर के ऊपर कि हार्डवेयर होता क्या है। हार्डवेयर रेफर्स टू टेंजिबल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, एवरीथिंग यू कैन सी, यू कैन टच। अंडरस्टैंडिंग हार्डवेयर इज अ क्रूशियल फॉर ट्रबल शूटिंग, सिक्योरिटी हैंडलिंग आपकी हो जाती है, सिक्योरिटी हार्डनिंग हो गई, और सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन हो गया आपका। हार्डवेयर हर वो चीज या हर वो फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का जिसको आप छू सकते हैं,
जिसको आप देख सकते हैं, वो सब आपके हार्डवेयर में आता है। जिस तरह मैं यहाँ पे आपको 4 एग्जांपल्स दी हुई हैं कि इनपुट डिवाइसेस, जिसमें आपका कीबोर्ड आ जाता है, आपका माउस आ जाता है, आपका स्कैनर हो गया, आपका माइक्रोफोन हो गया, आपका वेबकैम हो गया। उसके अलावा आपकी आउटपुट डिवाइसेस हो गई, जिसमें आपका मॉनिटर आ गया, आपका प्रिंटर आ गया, आपके स्पीकर्स आ गए। उसी तरह आप प्रोसेसिंग यूनिट पे जाएं, जो आपके आपके सीपीयू होता है, जिसमें आपके मुख्तलिफ रजिस्टर्स होते हैं, उसके ऊपर उसके बाद ट्रांजिस्टर्स होते हैं, आपके माइक्रो प्रोसेसर होता है एक। ये सारी चीज़ें हैं आपके हार्डवेयर में आती हैं। जिस तरह स्टोरेज डिवाइसेस यहाँ पे है कि हार्ड डिस्क होता है आपके पास, सॉलिड स्टेट हो गया, एसएसडी हो गई, यानी यूएसबी फ्लैश ड्राइव आपका हो गया। यानी जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम की फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, वो सब आपके हार्डवेयर में आ जाता है। यहां तक किसी का कोई सवाल? इसके बाद हमारे पास अगली स्लाइड है सीपीयू की, कि सीपीयू द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पे सीपीयू के ब्रेन बोलने की वजूहत या वजह सिर्फ यही है कि सीपीयू अगर नहीं है तो आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है वो भी बिल्कुल भी आपके किसी भी काम का नहीं है। ये ऐसे ही है कि एक इंसान है मगर उसके पास दिमाग ही नहीं है, तो वह इंसान ना सोच सकता है ना अपने कोई डिसीजन ले सकता है। इसी तरह आपके सीपीयू एक प्राइमरी कंपोनेंट है, जो कि आपके इंस्ट्रक्शंस, आपके जो प्रोग्राम्स है, उन सबको एग्जीक्यूट करता है। जो कि आपके तमाम ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो आपकी कैलकुलेशंस हो गई, चाहे वो आपके कोई भी मामलात हों, प्रोग्राम चलाना हो, आपने आपने सॉफ्टवेयर चलाना हो, वो सब जो आपका कंट्रोल कर रहा है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है, वो आपका सीपीयू कर रहा है। इसलिए सीपीयू को आप ये कह सकते हैं कि वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, कि अगर सीपीयू नहीं है तो फिर आपका कंप्यूटर भी बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। उसके ऊपर अब सीपीयू को मजीद 3 चीजों में डिवाइड आपने किया हुआ है, कि एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स में। एएलयू हमारे पास क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जिसका काम होता है तमाम आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, आपकी जितनी भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, उन सबको परफॉर्म करना। या आप ये कह सकते हैं कि आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस हो रही हैं, जिस तरह मैं आपको अगर कहता हूं कि भाई 2+5 = 7 है, तो ये आपका एएलयू परफॉर्म करेगा। उसके अलावा हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, यानी आपका सीयू, जो कि आपके ऑपरेशन होते हैं जितने भी प्रोसेसर के, जिस तरह आपकी फैचिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, या उनको डिकोड करना आपके प्रोग्राम को, और उनको फिर फर्दर उनको एग्जीक्यूट करना, ये सब आपका काम कंट्रोल यूनिट करता है। आप इस तरह ले सकते हैं कंट्रोल यूनिट को, कि आपका जो एएलयू है वो आपके परफॉर्म करने के बाद सीयू के पास जा रहा है। सीयू फिर उस इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से निकाल रहा है या फैच करता है, फिर उसको डिकोड करता है और फिर उसको फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए लेकर जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा जो है वो है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स में आप ये समझ लें कि रजिस्टर एक बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। वो आपकी स्टोरेज लोकेशंस हैं, जो कि आपके सीपीयू के अंदर होती है, और इसका काम होता है टेम्पररी डेटा को स्टोर करना। और अगर ये आपके कंप्यूटर में या आपके सीपीयू में नहीं हो, तो फिर आपके जो प्रोसेसिंग के काम हैं या आपकी जो एग्जीक्यूशन है, वो फास्ट नहीं होंगे। ठीक है जी। आपके जो जितने भी, आप ये समझें कि आपके पास अगर रैम सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो रैम डेटा देता है रजिस्टर को। रजिस्टर उस डेटा को कंबाइन करता है, प्रोसेस करता है, फिर एग्जीक्यूट करके वापस रैम को देता है, फिर रैम आपके सीपीयू को देता है, और सीपीयू फिर आपके जो भी आउटपुट आउटपुट है, डिवाइसेस जो कनेक्टेड है, उसके ऊपर आपको लेकर आता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके मेमोरी टाइप्स इन कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरीज की। यहाँ पे दो चीज़ों में इनको मैंने डिवाइड किया हुआ है। एक आप प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में आपका आ जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपकी रैम है। और सेकेंडरी में आ जाता है आपकी तमाम स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, आपकी एसएसडी आ जाती है, आपकी रोम आ जाती है। वो सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती है। कंप्यूटर मेमोरी स्टोर्स करता है हमारे डेटा को, हमारे इंस्ट्रक्शंस को,
और इसी के बेस पे हमारी स्पीड डिसाइड होती है, हमारे कंप्यूटर की कितनी कॉस्ट होगी वो डिसाइड होती है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वो सब आपकी इन मेमोरीज के ऊपर ही पूरी डिसाइड करती है, पूरी बेस्ड होती हैं कि भाई अगर इस बंदे की इसकी 256 GB SSD है, तो इसकी ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए इसके हार्डवेयर की। ठीक है जी। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी आपके पास आती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है, जिस तरह आपके रजिस्टर्स होते हैं, मगर ये फास्ट स्टोरेज होती है और ये सिर्फ और सिर्फ उसी डेटा को प्रोसेस करती है जो करंटली चल रहा होता है। जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी गई, आपका आपका जब पीसी शट डाउन हो जाता है, तो वो डेटा जो इसके अंदर स्टोर है वो लॉस्ट हो जाता है, वो गायब हो जाता है। ये बहुत फास्ट होती है, टेम्पररी स्टोरेज होती है और वॉलेटाइल होती है, यानी आपका डेटा गया जैसी आपकी बिजली या जा जैसी आपने पावर लॉस कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद आपकी आती है, प्लीज सीपीयू एंड रजिस्टर अगेन समझा दें। हाँ, देखिए सीपीयू एंड रजिस्टर, सीपीयू आपके कंप्यूटर का बेसिकली एक दिमाग है जिसका काम है कि वो एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, आपके जो डेटा है उनको प्रोसेस करता है। और आपकी जो सीपीयू है वो मजीद 3 चीज़ों में डिवाइड होते हैं। पहला एएलयू, जिसमें आपकी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आ जाता है, जिस तरह आपकी जितनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं और जितनी भी आपकी लॉजिकल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं वो सब परफॉर्म एएलयू करता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट है, जो कि आपके जितने भी डायरेक्ट ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करता है, उनको फेचिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, यानी आपकी जो मेमोरी है उससे इंस्ट्रक्शंस लेता है और फिर उनको परफॉर्म करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद आखिरी जो आपकी पार्ट होता है वो रजिस्टर है, जो कि बहुत छोटी मेमोरी होती है, जो कि आपके सीपीयू के अंदर होती है, और उसका काम होता है कि आपके डेटा को टेम्पररी होल्ड करना और उसके बाद उसको रैपिड यानी उसको फास्टली प्रोसेस करना। बेसिकली आपकी सीपीयू की जो स्पीड है वो दो चीज़ों में डिपेंड कर रही है, एक तो आपका माइक्रो प्रोसेसर और दूसरा आपका रजिस्टर्स जो कि आपके रैम के साथ हैं। ठीक है जी, अब क्लियर है आपको? तो वापस आते हैं हम अपने सेकेंडरी मेमोरी की तरफ, जो कि हमारी स्टोरेज ड्राइव्स हैं, जो कि हमें परमानेंट स्टोरेज डेटा देती है, हमारे प्रोग्राम्स के लिए, हमारे डेटा के लिए, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, इवन वो पावर ऑफ हो जाए। ठीक है, जिस तरह हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी थी, रैम थी, कि अगर हमारे पास पावर लॉस हो जाती है तो वो हमारा सारा डेटा उड़ा देती है, बट यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस ऐसी नहीं करती है। स्टोरेज डिवाइसेस हमारा जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर करती है जब तक हम उसको खुद डिलीट ना करें। ये आप इसे ये कह सकते हैं कि ये स्लोअर होती है आपके रैम से। दूसरा, ये परमानेंट स्टोरेज है। और तीसरी, ये नॉन वोलेटाइल है, यानी आप इसको पावर लॉस के बाद भी, या आपके जो लॉस हो जाएगा पावर, तो वो आपको बिल्कुल, आपका डेटा है वो गायब नहीं होगा। जी, सेकेंडरी के एग्जांपल में रोम होगी, क्योंकि रोम भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी ही है, वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है, रीड ओनली मेमोरी है वो आपकी। जिस तरह आप ये समझें कि आपके पास अगर मोबाइल है, तो उस मोबाइल के स्पेसिफिकेशन में आप देखते हैं कि भाई 8 GB रैम है इसकी और 128 GB रोम है। तो इसमें अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो 8 GB हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है, जिससे हमारा जो मोबाइल सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से रन हो रहा है। यानी आप ये समझें कि हमारी जो मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टीटास्किंग है, वो सब रैम संभाल रहे हैं। जितने भी हम टैब्स खोल रहे हैं, टैब्स बंद कर रहे हैं, वो सब हमारे रैम में आता है। अगर रैम ना हो तो हम ये मल्टीटास्किंग मल्टी चीज़ें हम नहीं कर सकते। उस तरह आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, आपको स्टोरेज देती है, जिसमें आपकी तस्वीरें आ जाती हैं, हम इसमें वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं, हम गेम्स डाउनलोड करते हैं, हम अपने एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, ये सब रोम में आ जाती है, यानी स्टोरेज डिवाइसेस में। रोम के अलावा इसमें आपका हार्ड डिस्क आ जाता है, आपकी एसएसडी आ जाती है, आपकी यूएसबी हो गई, आपकी मेमोरी कार्ड हो गई, ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। यहां तक क्लियर हूं मैं? इसके बाद हमारे पास अगली जो स्लाइड है वो है सॉफ्टवेयर।
यानी एक इंटेलिजेंस लेयर। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हार्डवेयर अकेला कंप्यूटर सिस्टम के लिए काफ़ी नहीं है, हमें उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए, एक प्रोग्राम भी चाहिए जो इस चीज़ को पूरा कंट्रोल करे। और उस जो हार्डवेयर को, जिससे मैंने आपको कहा कि सिर्फ अगर हार्डवेयर होता कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर सिर्फ एक डब्बा होता, यानी एक सिर्फ बॉक्स होता जो किसी काम का नहीं होता। उसे काम का बनाने के लिए हम उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिसमें हमारे दो तरह की कैटेगरीज होती हैं सॉफ्टवेयर की। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज को पूरा कंट्रोल करता है, जो प्रोवाइड करता है उनको प्लेटफॉर्म जिस पे वो रन हो सकें, उनके एप्लीकेशन रन कर सकें। और दूसरा होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये प्राइमरी मेमोरी दोबारा रिपीट अभी कर देते हैं सर आपके लिए। देखिए, प्राइमरी मेमोरी हमारे पास होती है रैम, जो कि आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। बस आप इतनी बात याद रखें कि प्राइमरी मेमोरी हमारे पास सिर्फ प्रोवाइड करती है टेम्पररी स्टोरेज, ये फास्ट होती है और ये वॉलेटाइल होती है, यानी कि जैसे ही हमारे पावर लॉस होती है हमारे पास डेटा लॉस हो जाता है। कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो सारी हमारे पास रैम के ऊपर होती है कि भाई हमारी रैम कितनी है। हमारे पास जितनी रैम होगी उतना ही हम अपने जो मल्टीटास्किंग है या जितने भी हम एप्लीकेशन उस वक्त एट द टाइम चला सकते हैं। जिस तरह आप ये समझें कि एक सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास ले रहा है 4 GB की जगह ले रहा है, और दूसरा सॉफ्टवेयर है वो 2 GB की ले रहा है, बट हमारे पास रैम है ही 4 GB की। तो आप खुद सोचें कि वो 4 GB की फाइल जब चला रहा है तो आपकी 2 GB की जो आपकी फाइल है वो आपको नहीं चलाएगा वो। तो इसके लिए आपके रैम पर सारा इफेक्ट पड़ता है कि रैम जितनी आपके पास ज़्यादा होगी, जितनी वो स्टोरेज ज़्यादा होगी उसमें, उतनी ही वो फास्ट होगी और आपकी जो मल्टीटास्किंग है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे। उसके अलावा आपकी सेकेंडरी मेमोरी जो है वो आपकी तमाम स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि आपको परमानेंट स्टोरेज देती है आपके डेटा के लिए। आपका सिस्टम बंद हो जाए, क्या क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपकी जो स्टोरेज डिवाइस होती है उससे आपका डेटा परमानेंट लॉस नहीं होता, सिवाय एक सूरत के, जब हम कहते हैं ना कि हार्ड डिस्क हमारी डैमेज हो गई है, तो उस सूरत में बहुत रेयर हो जाता है हमारा डेटा, हमें अपना डेटा अपने आप को वापस करना या रिट्रीव करना। इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट अगर हम करें रैंडम एक्सेस मेमोरी को और स्टोरेज डिवाइसेस को, तो प्राइमरी मेमोरी हमारे पास फास्ट होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्लोअर होती है हमारी रैम से। रैम हमारे पास टेम्पररी स्टोरेज होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी है हमारे पास वो हमारी परमानेंट स्टोरेज होती है। जैसे कि हम उसमें, मैंने आपको पहले बताया कि हार्ड डिस्क आ जाती है, आपकी आपकी एसएसडी आ जाती है, आपका आपकी एक सीडी आ जाती है, आपकी यूएसबी आ जाती है, आपका मेमोरी कार्ड आ गया, आपके एसडी कार्ड जो भी हैं वो सब आपके स्टोरेज डिवाइसेस में आते हैं। अब क्लियर है आपको? ठीक है जी। तो हम यहाँ पे थे अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर पे, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा तमाम हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तमाम जो हमारे पास जो हार्डवेयर में आप समझें कि आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास माउस है, आपके पास जो आपके स्पीकर्स हैं इवन, वो सब जो कंट्रोल करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक बेस्ट एग्जांपल आपके पास है, वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपके जब आप कंप्यूटर चलाते हैं तो एक चीज़ सबके सामने आप देखते हैं कि बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है ओएस। विंडोज़ हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तब जाके हम आगे की चीज़ें उसको एक्सप्लेन करते हैं, आगे की चीज़ें हम उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा हमें प्लेटफॉर्म देता है बाकी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे स्पेसिफिक टास्क होते हैं जो हमारे यूजर्स के लिए होते हैं, यानी हमारे लिए होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग आ जाती है, हमारी वेब ब्राउजिंग आ जाती है, हमारी फोटो एडिटिंग आ जाती है। तमाम चीज़ें जो एक यूज़र को चाहिए अपने स्पेसिफिक टास्क या जो भी टास्क हम परफॉर्म करना चाहें, चाहे वो गेमिंग से कुछ भी है, वो सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपके विंडोज़ हो गए, लिनक्स हो गए, अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो मैक ओएस हो गया आपके पास। उसके अलावा आपके डिवाइस ड्राइवर्स हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपके कीबोर्ड और आपके माउस और आपके जो स्पीकर्स हैं उनको चलाने के लिए भी आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं भाई डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है जी। उसके अलावा आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो जाते हैं, आपके जितने भी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हैं, जिस तरह आजकल विंडोज़ में बिल्ट इन आता है विंडोज़ डिफेंडर, जो कि आपके जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से भी बेहतरीन और काम करता है, आपके जो कंप्यूटर को डिफेंड करता है।
वो सब आपके आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। उसके बाद आपके पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स आती है, जिसमें आपका एमएस वर्ड आ जाता है, आपका क्रोम आ जाता है, आपका फायरफॉक्स आ जाता है, आपके गेम्स आ जाते हैं, आपके प्रोडक्टिविटी टूल्स जितने भी हैं, चाहे वो एडोब हो, चाहे वो आपके पास कैनवा हो, व्हाट्सअप हो, कुछ भी हो, वो सब हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है जी, फिर हम आगे चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को मजीद डिफाइन करते हैं कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके तमाम हार्डवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, उसी तरह ये हम कह सकते हैं उसको कि भाई वो एक फाउंडेशन है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की या हमारे सॉफ्टवेयर की, कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारे बीच और जो हमारी एप्लीकेशंस के बीच एक कनेक्शन नहीं होगा। आपके हार्डवेयर एप्लीकेशन को एक ब्रिज चाहिए जो कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर उनको देता है। इसके अलावा मैं आपको, आप जैसा पहले आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इनके अंदर, जिसमें विंडोज़ आ जाती है, लिनक्स आ जाती है, मैक ओएस हो जाता है, जो कि तमाम कंट्रोल करता है आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज को, मैनेज करता है आपकी फाइल्स को, और आपको एक यूज़र इंटरफेस देता है। और फिर आप उसको यूज़ करते हुए अपने जो भी आपके सिस्टम है उसको आप अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आपका ओएस ना हो, आपके यूज़र इंटरफेस ही ना हो, तो आप किस तरह इसको यूज़ करेंगे? दूसरा, आपके डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन होती है हार्डवेयर की। जिस तरह आपके पास प्रिंटर हो गए, आपके ग्राफिक कार्ड्स हो गए, आपके नेटवर्क एडेप्टर्स हो गए, वो उनके बीच और आपके सिस्टम के बीच एक ब्रिज बन जाता है। अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपके ये जो डिवाइसेस हैं, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस आप लगा रहे हैं, वो भी आपके किसी तरह भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपके पास आ जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एंटीवायरस स्कैनिंग होती है हमारे पास सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन होती है, हमारी डिस्क क्लीनअप होता है, ये सब हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आता है। अगर ये सब ना हो तो हमारे जो आप सिस्टम के अंदर हज़ारों वायरस आ सकते हैं जब हम कुछ चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो इन सब से हमें सिक्योर रखने के लिए हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी अभी विंडोज़ डिफेंडर की, वो सब आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक ब्रिज होता है आपके हार्डवेयर के दरमियान और आपके सॉफ्टवेयर के दरमियान। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल अगर है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। सर सेकेंडरी मेमोरी में एक लाइन थी कि स्लोअर देन रैम। देखें, आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है वो फास्ट होती है, यानी आपकी जो रैम है वो फास्ट होती है, मगर आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसमें आपकी हार्डवेयर आ जाता है, आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, आपका एसएसडी आ जाता है, वो आपकी रैम से स्लो होती है। आपका रैम बेसिकली आपकी जो करंट जो आपका प्रोग्राम चल रहा है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है जी, आगे समझ आपको? चलें जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास बेसिकली क्या है। इसके बारे में हमने सॉफ्टवेयर में ही पढ़ा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास वो प्रोग्राम होते हैं जो खास तौर पर डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हम जो अपने स्पेसिफिक टास्क हैं, यूजर्स जो हमारे हमारे जो टास्क हैं, हम उनको परफॉर्म करवा पाएँ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ब्राउजिंग है, कि हम लोग क्रोम हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। जिस तरह हम वेब ब्राउज़र हमारे पास आ जाता है कि एक्सेस करते हैं हम उससे और नेविगेट करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स को, उस तरह हमारे पास प्रोडक्टिविटी टूल आ जाता है जिसमें हमारे पास एमएस वर्ड है, हमारा एमएस एक्सेल आ जाता है, और जितनी भी हमारे पास ऑफिस के एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा जो हमारे टास्क हैं उनको आसान करने के लिए बनाई जाती हैं। दूसरा, हमारे मीडिया प्लेयर्स हो जाते हैं जिसमें हम वीडियोस देखते हैं, उसमें हम म्यूजिक फाइल्स पढ़ते हैं और सुनते हैं। वो सब हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं।
यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ठीक है जी, फिर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एक बार हम जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसको हम रिकॉल भी कर लेते हैं, और उसके बीच हम डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं कि हार्डवेयर के बीच में डिफरेंस क्या है और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हमारे पास आता है कि हार्डवेयर एक फिजिकल कंपोनेंट है जो हम देख सकते हैं, जो हम टच कर सकते हैं। मगर दूसरी तरफ हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको हम देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, मगर वो हमारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन से बनता है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनता है, जो कि हमारे हार्डवेयर के साथ हमारे कनेक्शन को बिल्ड करता है। हार्डवेयर की हम एग्जांपल अगर देखें तो उसमें आता है, आपके पास सीपीयू आ जाता है, आपकी रैम आ जाती है, आपकी हार्ड ड्राइव आ जाती है, आपकी जितनी भी हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट्स हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के, वो सब आ जाते हैं। और दूसरी तरफ और और दूसरा हमारे पास सॉफ्टवेयर आ जाता है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एप्लीकेशंस और आपके जो हार्डवेयर के दरमियान एक ब्रिज की तरह काम करता है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपके जो हार्डवेयर है, आप उस तक रसाई आप तक नहीं पहुंच सकती। दूसरा, आपके हार्डवेयर की जो बॉडी होती है वो कंप्यूटर बॉडी कहलाती है। आपके जो हार्डवेयर है वो फिजिकल कंपोनेंट है, तो जाहिर है वो एक बॉडी ऑफ द कंप्यूटर कहलाती है। और दूसरा आपका सॉफ्टवेयर है, वो बेसिकली आपका जो हार्डवेयर है, मतलब आपका एक समझे कि कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग है, जो कि आपके तमाम हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है। और चौथा हमारे पास पॉइंट है, एक रिक्वेस्ट सॉफ्टवेयर टू फंक्शन। यानी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है चलने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए और रन करने के लिए। मगर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो फिजिकली हमारे पास टच नहीं होता। यानी आप ये समझें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर सिर्फ हार्डवेयर होता तो सॉफ्टवेयर कहाँ जाता, अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। सही है, यहाँ तक आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप चैट में भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसपे हम व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैंने आपको अभी बेसिक्स बता चुका हूँ। तो अगर आप में से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा, मतलब दो तीन लाइंस में अगर डिफाइन करे इसको बिना मेरी डेफिनेशन को देखे, तो अगर आप में से कोई अगर डिफाइन कर सकता है इसको अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीजें कहलाती हैं जो जैसे हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादा फर्क नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम यही है कि आपके पास कीबोर्ड होना जरूरी है, आपके पास माउस होना जरूरी है, सीपीयू होना जरूरी है, मॉनिटर होना जरूरी है, जब भी आप सिस्टम को ऑपरेट कर सकोगे। ठीक है जी, और कोई बताना अगर चाहे तो। सर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेन इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, जो कि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग के जरिए बना हुआ होता है, कोडिंग के जरिए। तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो मखसूस इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है हार्डवेयर को, कि जैसे जैसे क्या काम, अगर कोई काम परफॉर्म करना है तो उसको हार्डवेयर को किस तरीके से करना है। जब उसके अंदर जो ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स असल में इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाते हैं, उसको जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दिए जाते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, ये इंस्ट्रक्शंस ना हो, तो शायद कोई भी एप्लीकेशन उसके अंदर रन ना हो सके, और शायद कंप्यूटर परफॉर्म भी ना कर सके। तो ये बेसिक जरूरी है। ये इंस्ट्रक्शन इसके पास मेन इंस्ट्रक्शन होते हैं मेरे ख्याल से, तो ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं मेन, जो कि जरूरी हैं किसी भी हार्ड ड्राइव को, हार्डवेयर को चलाने के लिए। जी बिल्कुल ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक एसेंशियल इंटरफेस है, जो कि एक यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान होता है।
आप ये समझे कि एक यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान ये एक ब्रिज की तरह काम करता है कि एक यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर तक एक्सेस हासिल कर सके। वो वहां पे बैठे हुए मैनेज रिसोर्स आपके मैनेज कर सके, आपके जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको चला सके। ये तमाम चीजें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ही जरिए हमारे पास मुमकिन है। ये स्क्रीन पे कौन लगा हुआ है? काइंडली ना करें, इससे डिस्टरबेंस हो रही है। जी, फिर आते हैं हम अपने प्रोसेस मैनेजमेंट की तरफ, जो कि हमारा पहला हमारे पास काम है कि कंट्रोल्स करता है हमारे प्रोग्राम किस तरह रन होंगे। और जो सीपीयू टाइम है वो डिवाइड करता है कि भाई कौन से प्रोसेस को कितना टाइम देना है। ये सब आपका डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद आपकी आती है मेमोरी मैनेजमेंट। यानी ये आपके जो रैम के अंदर जो स्टोरेज है उनको एलोकेट करता है कि इस सॉफ्टवेयर को इतनी जगह देनी रैम के अंदर। और जो रैम की यूसेज है जितनी भी एप्लीकेशंस के ऊपर, वो सब ट्रैक करता है कि कितनी एप्लीकेशन ने कितनी रैम को यूज़ किया है। तीसरी चीज़, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेस डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑन ड्राइव्स। कि भाई आपकी जितने भी आप फाइल्स बना रहे होते हैं अपने ड्राइव्स पे जो भी है, वो सब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी तरफ ला रहा होता है, आपकी तरफ एक तरह से उसे इजी कर रहा होता है। चौथा हमारे पास होता है डिवाइस मैनेजमेंट, जो कि कम्युनिकेट करता है हमारे प्रिंटर के साथ, हमारे कीबोर्ड के साथ, और जो हमारे जितनी भी अदर डिवाइसेस हैं जो कि हम एक्सटर्नल डिवाइसेस जो कि हम करते हैं, जिनको हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, उन सबको हमारे पास लेकर आता है एक यूज़र। और एक कंप्यूटर के बीच में आप ये समझेंगे एक बेस्ट ब्रिज के तौर पे ये काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप एक लाइन में डिफाइन करना चाहें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक एसेंशियल इंटरफेस है जो कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर को एक दूसरे से मिलाता है। ठीक है जी, यहां तक किसी का कोई सवाल? फिर आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास। वैसे तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, अगर शुरू से हम देखें तो इसमें हमारे पास डॉस आ जाता है। उसके अलावा जितने भी हमारे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि अब शायद ही रेयर हैं। यहाँ पे मैंने चार ऐसे सिस्टम लिए हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लिए हैं जो आपके बिल्कुल यूज़ हो रहे होते हैं, ज़्यादातर यूज़ होते हैं। जिस तरह पहले आपके पास आता है विंडोज़, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है, और ये फिलहाल सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ओएस है। यानी आपके जितने भी डेस्कटॉप हैं, जितने भी आपके लैपटॉप हैं, उन पे आपको विंडोज़ तो ज़रूर मिलती है। उसके अलावा आपके लिनक्स आता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ओएस है जिसके लिए पॉपुलर है। ये एथिकल हैकर्स या आपके हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी वाले जो द्वारा यूज़ करते हैं, वो आपका लिनक्स करते हैं। उसकी दो वजूहत हैं। एक, ये ओपन सोर्स है, और दूसरा ये CLI बेस्ड है। ओपन सोर्स, अगर आप में से कोई मुझे बता सके ओपन सोर्स क्या होता है? सर आई थिंक ओपन सोर्स जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हर एक के लिए अवेलेबल होता है। यानी कि उसके ऊपर जो है ना, कोई ये नहीं कि खरीदना है या कुछ, हर कोई इसको यूज कर सकता है मेरे ख्याल से। जी, कहीं ना कहीं तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़, आप ये सवाल आया कि विंडोज़ और लिनक्स एक जैसे हैं, तो बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। हाँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ही टाइप्स हैं, मगर विंडोज़ आपके पास GUI बेस्ड है, और लिनक्स आपके GUI भी मिक्स है इसमें, और इसमें CLI भी है, जो कि हम आगे आप पढ़ेंगे जो मजीद के CLI और GUI का डिफरेंस क्या होता है मेन। ठीक है जी। तो लिनक्स ओपन सोर्स है, यानी इसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, इसको कोई भी चेंजेस कर सकता है, इसको कॉपी करके अपना OS बना सकता है। तो लिनक्स ओपन सोर्स इस तरीके से है। उसके बाद हमारे पास मैक OS आता है, जो कि आप देखते हैं, आप देखते हैं मैक OS के ऊपर हमारे पास मैकबुक आ जाती है, मैकबुक एयर है, जितनी भी आपकी एप्पल की डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स हैं, उन सब में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक का होता है। ठीक है।
उसके अलावा आपका मोबाइल ओएस है, यानी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि दो तरह के होते हैं। एक एंड्रॉयड ओएस होता है और दूसरा आई ओएस। एंड्रॉयड ओएस आपके जो गूगल की तरफ से है, आपकी तरफ आता है, जो आपके जो मोबाइल है उसमें आमतौर में ज़्यादा मोबाइल्स में आपके एंड्रॉयड ही यूज़ होता है। उसके अलावा जो आपका iOS है वो ज़्यादातर आईफोन में यूज़ होता है, क्योंकि वो बहुत सिक्योर होता है, उसके एडिशनल फीचर्स हैं उसके। यहाँ तक आप सबको क्लियर है टाइप्स का? अच्छा, आप में से यहाँ पे एक ओएस मेरे ख्याल से आप लोग बता सकते हैं जो रह गया है मोबाइल ओएस में ही, अगर आप में से कोई बताए वो। जी, लिनक्स के ऊपर हम बेसिकली पूरा हमारा एक हफ्ता है, हम उस पर ही बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगी। तो एक बार हम इंस्टॉलेशन करेंगे लिनक्स की अपने अपने डिवाइसेस पे, तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या है और किस तरीके से चलता है। ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मोबाइल ओएस के अंदर और भी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। जिस तरह मैंने आपको दो आपको बताएं ओएस, एक एंड्रॉयड और एक आईओएस। इसके अलावा भी कुछ ओएस हैं, अगर आप बताना चाहें या आपके दिमाग में कोई आ रहा हो मोबाइल जिसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता हो। बिल्कुल ठीक, आईओएस एक एग्जांपल है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके अलावा आपके पास सैमसंग के जो मोबाइल हैं उनके अंदर भी अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अब आते हैं हम यूजर इंटरफेस की तरफ। यूजर इंटरफेस हमारी तरफ से, देखिए, चारों में से बेस्ट ओएस आपको डिपेंड करता है आपकी डिवाइस कैसी है। जिस तरह आपके एचपी और आपके जो डेल कंप्यूटर्स हैं वो आपकी विंडोज़ चलाते हैं, तो वो विंडोज़ के ऊपर अच्छा काम करते हैं। उसके अलावा आपकी एप्पल डिवाइस है तो उसका अपना मैक ओएस है। तो वो अपने हर डिवाइस की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती है, अपने एक ओएस होते हैं, तो हम उस पर ये बात नहीं कर सकते कि कौन सा बेस्ट है। हम ये बात कर सकते हैं कि एक प्रोग्रामर और या एक साइबर सिक्योरिटी के लिए, एक एथिकल हैकर के लिए लिनक्स वो मतलब बेस्ट समझते हैं अपने लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हम लोग आते हैं जीयूआई वर्सेस सीएलआई पर। जीयूआई और सीएलआई दोनों बेसिकली एक यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस का मतलब हमारे और कंप्यूटर के दरमियान जो चीज़ विजिबल हो रही है हमारे सामने, वो सारी इंटरफेस है। जिस तरह मैं आप जाते हैं, हम लोग स्क्रीन पे जाते हैं तो हमारे पास एक विंडोज़ का निशान होता है, उस पर हम क्लिक करते हैं, फिर वहां से हम जाते हैं, शट डाउन करते हैं, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं डिफाइन करते हैं, वो सब हमारे पास आती है इंटरफेस पे। अब दो फंडामेंटल हमारे पास टाइप्स हैं, एक जीयूआई और दूसरा सीएलआई। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और सीएलआई यानी कमांड लाइन इंटरफेस। पहले एक बार जीयूआई को डिस्कस कर लेते हैं कि जीयूआई आखिर होता क्या है। जीयूआई आपका यूजेस आइकन्स, विंडोज एंड विजुअल एलिमेंट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आप विंडोज खोलते हैं तो आपके पास एक प्यारा सा एक वॉलपेपर टाइप आ रहा होता है, जिस पे आप क्लिक करते हैं, अपना पासवर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको डिफरेंट आइकन्स दिखते हैं। वीएलसी मीडिया प्लेयर का अलग दिख रहा होता है, माई पीसी का अलग दिख रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी जीयूआई पे होती हैं। जीयूआई का एक फ़ायदा ये है कि हम वहाँ पे पॉइंट एंड क्लिक कर सकते हैं, यानी हम माउस के जरिए उसको यूज़ कर सकते हैं कि भाई हमें अगर मुझे फोल्डर के अंदर फोल्डर खोलना है, तो हम बेसिकली मैं माउस के ऊपर जाऊंगा, फोल्डर के आइकन पे क्लिक करूंगा, हमारे पास फोल्डर खुल जाएगा। और ये एक तरह से आसान है सीखने के लिए, इजी टू लर्न है, हम इजी से यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। और ये आइडियल होता है हर रोज़ के यूज़र्स के लिए, यानी इसको यूज़ करने के लिए हमें कोई लंबी चौड़ी कमांड्स याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास हर चीज़ का एक विजुअल, हमारे पास चीज़ें हैं, जिस तरह आप देखें कि यूजेस आइकन्स हैं।
तो आइकन विंडो से विजुअल एलिमेंट्स हमें मदद करते हैं कि हमें बताते हैं कि भाई ये चीज़ आपकी यहाँ पर है, इसको आप फोल्डर कहते हैं, इसको आप वेब ब्राउज़र कह रहे हैं, या इसको आप विंडोज़ कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जीयूआई पे आ जाती हैं। उसके बाद आपके कमांड लाइन इंटरफेस हैं, ये आपकी टेक्स्ट बेस्ड कमांड पे चलते हैं। यानी अगर मुझे शट डाउन करना है तो मैं इसके लिए एक बाकायदा कमांड लिख रहा हूँ। अगर मुझे एक फोल्डर बनाना है तो मैं उसके लिए भी एक बाकायदा कमांड लिखूंगा। और यही अगर जीयूआई में आप करें तो आप सिंपल क्लिक करके नेम करके अपना फोल्डर बना सकते हैं। मगर सीएलआई में आपको एक एक चीज़ के लिए कमांड देना होता है। ये ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि आप डायरेक्ट कमांड देते हैं कंप्यूटर को, आपके बीच जो एक लेयर होती है जो जीयूआई बनाता है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए ज़्यादा पावरफुल है जीयूआई से। अब जीयूआई पे आप जब आइकन क्लिक करते हो तो जीयूआई अपना जो भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करता है और पूरा आपको चला के देता है। आपके हार्डवेयर या जो भी आप उससे इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं वो फिर आपको रन करके देता है। सीएलआई हमारे पास साइबर सिक्योरिटी और प्रोग्रामिंग में एसेंशियल होती है। बहुत से प्रोग्रामर, बहुत से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और बहुत से एथिकल हैकर्स या हैकर्स इस चीज़ को समझते हैं कि भाई हमारे पास सीएलआई हो, क्योंकि एक कमांड लाइन है, जिस तरह मैंने आपको बताया, पावरफुल है, आपका जो कंट्रोल ज़्यादा बेहतर होता है। जीयूआई में हमारे पास बहुत से फीचर्स नहीं होते, मगर सीएलआई हमें एक्स्ट्रा और एडवांस फीचर्स देता है। ये हमारे एक्सपीरियंस यूज़र के लिए फास्टर होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जीयूआई कोई भी यूज़ कर सकता है, मगर सीएलआई यूज़ करने के लिए हमें कमांड्स पे गिरफ्त होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन से कमांड पे क्या होगा। जिस तरह अगर मुझे एक फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स देखनी है या उस फोल्डर पर जाना है तो मैं सीडी लिख के उस फोल्डर का नाम लिखूंगा, तो ये कमांड दिया है उसके बाद जाके खुल रहा है। मगर यही मैं अगर जीयूआई में करूँ तो मुझे सिंपल जाना है, उस फोल्डर पे 2 दफ़ा क्लिक करना है और मेरे सामने फोल्डर खुल के आ जाएगा। ठीक है जी। जीयूआई को फिर बता दें। देखें, जीयूआई आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो बेसिकली आइकन्स यूज़ करता है। विंडोज़ आपके जो विजुअल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे यूज़ करते हुए आपको एक, ये कह सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट ला के देता है जो आपके लिए बहुत आसान होता है यूज़ करना। और जो सीएलआई है वो आप उसको यूज़ करने के लिए आपको उसके कमांड्स आने चाहिए। ठीक है। जीयूआई सही है, फास्टर है, बट सीएलआई उससे ज़्यादा फास्टर है। जीयूआई के अंदर कुछ फीचर्स नहीं होते, बट आपकी जो सीएलआई है उसके अंदर एडवांस फीचर्स भी ऐड होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट मशीन से बात कर रहे होते हैं कमांड देके। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। ये अनीला इमरान या जो भी है, काइंडली स्क्रीन पे या आप टेक और ये जो निशानात मार रहे हैं प्लीज़ ना करें, इस तरह डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास में। जी, बेसिकली लिनक्स आपके सीएलआई में भी आता है, क्योंकि लिनक्स जब आप चलाएंगे तो आप देखेंगे कुछ उसमें आपके पास जीयूआई है, कुछ आपके पास सीएलआई है। ठीक है। देखिए, जीयूआई की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास विंडोज़ की है, कि हमारे पास पूरा एक विंडोज़ की पड़ी हुई है कि हम जाते हैं, विंडोज़ खोलते हैं तो हमारे पास आइकन्स बने हुए हर चीज़ के लिए। हमें कोई कमांड नहीं लिखना पड़ता, हमें पीडब्ल्यूडी नहीं लिखना पड़ रहा, हमें सीडी नहीं लिखना पड़ रहा, हमें डिलीट करने की डीडीएल लिखना पड़ रहा। और यही अगर हम सीएलआई की बात करें, सीएलआई की एग्जांपल आप लें कि लिनक्स जो आजकल चल रहा है, लिनक्स में अगर आप जब टर्मिनल पे काम करते हैं तो आप इंस्टॉलेशन के लिए भी वहाँ पे एक कमांड लिख रहे होते हैं कि एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं आप। और यही अगर आप जीयूआई पे अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्रोम खोलते हैं, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखते हैं और उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है जी। सर हम सीएलआई पे काम करेंगे, हाँ जी, हम सीएलआई पे बेसिक्स कमांड हमारे होंगे, हम लिनक्स पे बेसिक्स जितने भी कमांड्स हैं लिनक्स के वो हम यूज़ करेंगे, जो हमें साइबर सिक्योरिटी में बेसिक्स जो भी हैं, जिस तरह आपका आईपी एड्रेस किस तरह फाइंड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कमांड में ही करेंगे। और कल इंशाल्लाह हम लोग सीएलआई विंडोज़ के ऊपर भी हम लोग बताएंगे कि विंडोज़ के ऊपर सीएमडी पे किस तरह काम करते हैं, ताकि हमें एक तरह से सीएलआई बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि लिनक्स थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जब हम विंडोज़ से लिनक्स पे जाएंगे तो हमें थोड़ी आसानी होगी। तो इंशाल्लाह हम कल की जो क्लास होगी वो हमारे बिल्कुल कमांड्स के ऊपर होगी, जिसमें मैं भी वर्क करूंगा, फिर आप भी स्क्रीन शेयर करके बताएंगे कि आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग सारा चीज़ें जो भी हमारी डिस्कशंस होंगी कमांड लाइन पे, जो भी आपके सवाल होंगे उसका अच्छे तरीके से जवाब तभी दे सकता हूँ मैं। ठीक है जी।
जी, कमांड की लिस्ट मैं आपको कल ही शेयर करूंगा। जैसे ही हम लोग तमाम चीज़ों पे आएंगे तो हम क्या कहते हैं, उसी पे ही सारा काम करेंगे कमांड्स के ऊपर, पीडीएफ के ऊपर। तो मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिसके तहत आप लैब, जो भी आपका होगा कल लैब टास्क होगा आपका, तो उसमें आप जितनी भी चीज़ें करेंगे तो उसके लिए मैं एक गाइड बना दूंगा आप लोगों को। और उसके अलावा आप चैट जीपीटी का यूज़ भी कर सकते हैं। मगर बेहतर यही है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आप साथ साथ परफॉर्म जरूर कीजिएगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आपकी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं फाइल सिस्टम बेसिक्स पे। A file system is the underlying structure that organizes and manages how data is stored and retrieved on storage devices. आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल फाइल सिस्टम की यही है कि आप जब फाइल या फोल्डर बनाते हैं तो आप क्यों बनाते हैं? ज़ाहिर है आप उसके अंदर चीज़ें स्टोर करते हैं, आप उसके अंदर चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, फोल्डर के अंदर डिफरेंट अपनी फाइल्स डालते हैं, अपने जो भी पीपीटीज होती हैं आपकी यूनिवर्सिटी असाइनमेंट से जो भी आप एक फोल्डर के अंदर रखते हैं, तो ये सब हमारे फाइल सिस्टम में आता है। अब यहाँ पे आपके सामने तीन फाइल सिस्टम के नाम हैं। पहला NTFS है जो कि विंडोज़ के ऊपर होता है, ये मॉडर्न है बहुत ज़्यादा, और ये आपकी सपोर्ट करता है लार्ज फाइल्स को, यानी आपकी जो फाइल्स की जितनी बड़ी भी साइज हो ये उसको सपोर्ट करता है। दूसरा हमारे पास आता है FAT32, जो कि हमारे पास लेगेसी फॉर्मेट है, यानी ये बहुत कंपेटिबल होता है बहुत डिवाइसेस के साथ, मगर इसकी एक खामी ये है कि ये 4 GB से ज़्यादा फाइल को स्टोर नहीं कर सकता। या आप ये कह सकते हैं कि ये उसको अलाउ ही नहीं करता कि ये खुले। और जहाँ तक आपकी NTFS है तो उसके ऊपर आप जितनी बड़ी भी आपकी लार्ज फाइल्स हों, चाहे वो 5 GB की हो, आपकी 6 GB की हो, आपके 7 GB की हो, आप आराम से उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती हैं फोर्थ एक्सट्रैक्शन यानी 4EXT, जो कि आपकी लिनक्स सिस्टम के लिए होती है और लिनक्स रोबस्ट फाइल सिस्टम पे होता है, और ये जनरलिंग या हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया NTFS आपकी विंडोज़ और मॉडर्न फाइल सिस्टम में आता है, उसी तरह लिनक्स के लिए आपके पास जो फाइल सिस्टम होती है उसका नाम होता है फोर्थ एक्सट्रैक्शन, यानी आप उसको EXT4 भी कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? जी, नॉर्मली हम लोग NTFS यूज़ करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा जो हम लोग लैपटॉप या जो भी डिवाइस यूज़ करते हैं उसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल होती है, तो विंडोज़ सारा काम अपना जो होती है वो NTFS पे कर रही होती है। किसी का कोई सवाल यहाँ पे? देखिए, EXT4 आपका लिनक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि आपका हाई परफॉर्मेंस होता है एज़ कम्पेयर टू आपकी NTFS, जो कि आपके विंडोज़ के अंदर होती है और जो मॉडर्न फाइल सिस्टम सपोर्ट कर रही होती है। इसे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपके लिए। फाइल सिस्टम का काम क्या होता है कि किस तरह आपका डेटा स्टोर होगा, आपके जो किस तरह वो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस के पास जाएगा, खुलेगा, किस तरह ऑर्गेनाइज होगा और किस तरह मैनेज होगा। उसी तरह NTFS विंडोज का मॉडर्न फाइल सिस्टम होता है जो सपोर्ट करता है लार्ज फाइल्स को। और दूसरी तरफ हमारे पास FAT32 होता है जो कि हमारे पास मोस्ट डिवाइसेस से कंपेटिबल तो है, बट उसका एक, आप ये सकते हैं इसका फ्लॉस है कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ 4 GB की फाइल साइज को ही सपोर्ट करता है, उससे ऊपर जितनी भी फाइल्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अगर हम दोनों इन दोनों को कंपेयर करें NTFS को और FAT को, तो FAT आपके पास ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि उसमें लिमिटेड स्टोरेज है जिसकी वजह से हम उसको ज़्यादा तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। और आपकी EXT4 है वो आपकी लिनक्स बेस्ड है, यानी आपकी लिनक्स जो सिस्टम है उसके साथ आती है, और वो ये हाई परफॉर्मेंस है। इन सबसे ज़्यादा जो हाई परफॉर्मेंस चल रही है वो आपकी NTFS और फिर EXT4 है। ठीक है जी, अब क्लियर है आपको?
इसके बाद आपके आ जाते हैं फाइल मैनेजमेंट, यानी हम आपकी जो फाइल है वो आप किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह क्रिएट करते हैं, उसको किस तरह डिलीट करना है। वो सारी चीज़ें आपकी फाइल मैनेजमेंट में आ जाती है। बेसिकली ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है फाइल्स बनाने का। तो ये इतना कोई इसको आप कह सकते हैं कि डिफिकल्ट नहीं है, बट हमने इसलिए इस चीज़ में डाला है कि आपको पता होना चाहिए कि फाइल आपकी मैनेज किस तरह होती है। ठीक है, इसका सबसे पहला होता है क्रिएट करना, यानी आप नई फाइल्स को किस तरह बनाते हैं, नए फोल्डर्स को किस तरह बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको रीनेम किस तरह करते हैं, और फिर इसको कॉपी मूव डिलीट, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक हैं। तो ये जीयूआई में तो आसान है, बट अगर आप इसको सीएलआई में करें तो इसके लिए आप बाकायदा कमांड्स देते हैं। जिस तरह आपको अगर बनानी है न्यू फाइल, तो आप लिखते हैं MKDIR और उसके आगे अपनी फाइल का नाम लिखते हैं, और जिस जगह पे होता है उस जगह पे जाके वो स्टोरेज हो जाती है, यानी वहाँ पे जाके बन जाती है और फिर हम वहाँ से उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको फिर भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। चलें फिर आगे चलते हैं, फाइल परमिशंस के ऊपर जाते हैं। ये भी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास फाइल परमिशंस क्या होती हैं। सबसे पहले परमिशन से आपको पता चल गया है कि ये बता रहा है कि भाई कौन एक्सेस कर सकता है या कौन आपकी फाइल्स में चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तो फाइल्स परमिशंस हमारे पास तीन तरह की होती हैं। एक रीड ओनली परमिशन होती है, दूसरा राइट परमिशंस होते हैं, और तीसरा हमारे पास होता है एग्जीक्यूट परमिशंस। रीड परमिशंस हमारे पास वो चीजें होती हैं जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, यानी एक फाइल मैंने बनाई और मैंने उस पर सिर्फ रीड परमिशंस दे दिया कि भाई जो भी इस फाइल को खोलेगा वो सिर्फ इस फाइल को कॉपी कर सकता है या तो इस फाइल को देख सकता है, उसके अलावा उसका कोई भी काम नहीं है। उसके बाद आपका आता है राइट परमिशंस, यानी जिस इंसान को मैं परमिशन दे रहा हूं वो उस फाइल को या मेरे कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाई कर सकता है या एडिट कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाता है एग्जीक्यूट परमिशन, जिसका मतलब आप ये कर लें कि एडमिन की जो परमिशंस होती हैं कि वो इसको रन भी कर सकता है, इसके अंदर चेंजेस भी कर सकता है, इसको देख भी सकता है, उसको आप डाउनलोड या डिलीट जो भी करना चाहे वो सब कर सकता है। ये आपके एग्जीक्यूट परमिशंस होती हैं। फाइल परमिशंस बहुत ज़रूरी होती हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो फाइल है वो कितनी सेंसिटिव है। तो हम उसी के लिहाज से अपनी जो फाइल है उसकी सेंसिटिविटी के लिहाज से हम उसको परमिशंस देते हैं। अब मेरे पास अगर मेरा कोई असाइनमेंट है और मैं चाहता हूँ वो कोई ना देखे, तो मैं उस पर कोई भी परमिशन लगाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई ये कोई भी नहीं देखेगा, बस मैं देख सकता हूँ, तो मैंने एक पासवर्ड लगा दिया। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा असाइनमेंट देखे मगर उसमें कोई चेंजेस ना करे, तो मैं वहां पे उसको दे दूंगा रीड परमिशन। उसके बाद मैं आपके राइट परमिशंस पे आ जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा असाइनमेंट टीचर देखे भी और उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, उसको एडिट भी करे, तो मैं उसको दे दूंगा भाई राइट परमिशंस है कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टीचर या कोई भी है एडमिन या किसी को भी अपनी फाइल की परमिशन दे दूँ और वो इसको रन भी कर सकता हो, उसको स्क्रिप्ट भी जा सकता हो, उसकी चेंजेस कर सकता हो जो भी, तो उसको हम देंगे एग्जीक्यूट परमिशंस। तो बेसिकली फाइल परमिशंस इतनी कोई मतलब लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई तीन तरह की होती हैं, एक रीड होती है, एक राइट होती है और एक एग्जीक्यूट होती है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर है। के बाद आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को आपके जो उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन है और डेटा एक्सचेंज हो रही है उसको पॉसिबल बनाता है। आप में से कोई ऐसा शायद ही होगा जो इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट से वाकिफ नहीं होगा, जो जिसके पास यही नहीं पता होगा कि इंटरनेट है क्या। ठीक है, इंटरनेट बेसिकली तीन चीज़ों पे है, एक ग्लोबल नेटवर्क है ये, दूसरा इससे हम कम्युनिकेशन हमारी आसान होती है, और तीसरा हम इससे अपना डेटा है वो शेयर करते हैं। अगर आप इसको शॉर्ट में देखें तो इंटरनेट की ही वजह से हम लोग अपने जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने डिवाइसेस हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। आप अगर पहले ज़माने में जब मॉडर्न एरा ना नहीं था, यानी आप कंप्यूटर से पहले के ज़माने में अगर आप जाएं, तो उसमें हम चिट्ठियां भेजते थे जो कि हमारे मैसेजेस थे। बट आजकल हम इंटरनेट के जरिए फौरन कुछ सेकंड में अपने मैसेजेस भेज रहे होते हैं, अपने वीडियो कॉल्स कर लेते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कुछ चीज़ें भेजनी हो, कुछ भी करना हो, ईमेल भेजनी है हमें,
हमें किसी को फाइल शेयर करनी है, वो कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में हो जाता है। तो ये सब कौन पॉसिबल करता है? इंटरनेट को। बेसिकली इंटरनेट आपकी कम्युनिकेशन और डेटा एक्सचेंज के जरिए आपका एक कनेक्शन है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है आपको? इसके बाद आपका आ जाता है वेब ब्राउजर। इसके बाद आपका आ जाता है वेब ब्राउजर। कि वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन होती है स्पेशलाइज्ड, जो कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको रिट्राइव करती है, उसको रेंडर करती है, और जो भी आप कंटेंट देखना चाहते हैं डब्ल्यू पे, यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे, उसको आपके लिए आसान बनाती है। अगर आपके पास इंटरनेट है और वेब ब्राउजर ही नहीं है, तो इंटरनेट किस काम का? जाहिर है आपको तो इंटरनेट इसलिए चाहिए ना कि आप मैसेज भेजें, या आप कोई चीज़ ढूंढना चाहते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन कोई बढ़ाना चाहते हैं, या नॉलेज में इजाफा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए। या आपको किसी से बात करनी है, आपको यूट्यूब में कोई वीडियोस देखनी है, कुछ भी देखना है, तो उसके लिए आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने 3 वेब ब्राउज़र्स लिए हैं। पहला हमारे पास क्रोम है, दूसरा हमारे पास फायरफॉक्स होता है, और तीसरा एज है। क्रोम इस वक्त सबसे फास्ट है, मॉडर्न ब्राउज़र है, जिसमें हमारे पास बहुत सी एक्सटेंशन सपोर्ट करता है। जिस तरह पहले हमें अलग से कोई चीज़ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मैं, आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे एड्स ब्लॉक करना चाहते हैं, तो हम यूज़ क्या करते हैं? हम ये चीज़ यूज़ करते हैं कि भाई किसी तरह हमारा जो डेटा है, या जो भी हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, उसके स्किप्स हो जाए ऐड, तो हम उसके लिए एक एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं। मगर यही चीज़ अगर हम फायरफॉक्स पे करें या एज पे करें, तो ये उस तरीके से नहीं चलता जिस तरह क्रोम पे काम करता है। तो बेसिकली क्रोम एक फास्ट और मॉडर्न ब्राउज़र है, जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। दूसरी आप हमारे पास आता है मौजिला फायरफॉक्स, जो कि हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है। इसमें हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। मौजिला प्राइवेसी फोकस्ड होता है, यानी इसमें आपकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती इसमें। मगर ये भी, मोजिला फायरफॉक्स भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह लिनक्स है, यानी ये भी ओपन सोर्स कोड है। इसका कोड कोई भी देख सकता है, इसके कोड को कोई भी छेड़ सकता है, कोई भी कॉपी कर सकता है, अपना अलग से वेब ब्राउजर बनाना चाहे वो बना सकता है, जो भी चाहे वो फायरफॉक्स या क्रोम से, सॉरी, फायरफॉक्स जैसा बना सकता है उसको। तो फायरफॉक्स आपके पास एक फायरफॉक्स बेसिकली आपके पास प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजर है, जो कि आपके ओपन सोर्स कोड के साथ होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास तीसरी एग्जांपल है एज की। माइक्रोसॉफ्ट एज एक क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गूगल क्रोम है, बट ये विंडोज यूजर्स के लिए होता है, और ये हम लोग बहुत कम ऐसा होगा जिसने इसको सही तरह यूज किया हो। हम इसको यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ। आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है जी। तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो हमारे पास है, वो एक माइक्रोसॉफ्ट क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर है, जो कि विंडोज यूजर्स के लिए होता है। मगर इसका जो कनेक्शन है वो सारा यही है कि हम उसको यूज ही करते हैं क्रोम के लिए, क्योंकि इसके अंदर फीचर्स नहीं है इतने जितने हमारे पास क्रोम के अंदर होते हैं। तो इसलिए बेसिकली जब भी लैपटॉप आता है, हम देखते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाते हैं, क्रोम डाउनलोड करते हैं, और वहीं उसके बाद इस चीज़ को बंद करके क्रोम पे ही सारा काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है इस चीज़ का, या इसको और एक्सप्लेन करूँ? इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेफ कंप्यूटिंग प्रैक्टिसेस। यानी हमारे पास हम किस तरीके से अपने जो सिस्टम को है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं मेलवेयर से, और जितने भी अनऑथोराइज एक्सेस हैं। सबसे पहले डाउनलोड सेफली, यानी जो हम लोग डाउनलोड करते हैं फाइल्स, जो कि कभी कभी हम लोग अननोन सोर्सेज से डाउनलोड करते हैं, बिना क्या कहते हैं वेरीफाई किए हुए कि ये फाइल्स किसने पब्लिश की है, या हम इसको स्कैन नहीं करते हैं अपने एंटीवायरस से, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डाउनलोड सेफली पे आती हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है अवॉइड सस्पिशियस लिंक्स। यानी हमारे पास आप देखते हैं
कि हमारे पास कुछ ये आप देखें कि आजकल ना लिंक्स बड़ी आती हैं हमारे पास व्हाट्सएप पे, कि भाई इस लिंक को प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के लिए रजिस्टर करना है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करें, और फिर आप उस लिंक पे जाते हैं, अपना डेटा दे देते हैं सारा, और फिर वो बोलता है कि भाई आप 5 ग्रुप और ऐड, मतलब 5 ग्रुप में शेयर करें, तब जाके आप वेरीफाई होंगे और आपको इसमें आपका नाम आएगा। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास सस्पिशियस लिंक्स होती हैं जो कि हमें नहीं खुलनी चाहिए, जो कि हमें अक्सर व्हाट्सएप के जरिए दी जाती है, वैसे ईमेल लिंक्स भी होती हैं ये। मगर बेसिकली जो होता है ये सब आपके जो डेटा है उनको मतलब छीनने के लिए होता है दरअसल ये, अगर यही वर्ड यूज करूं तो गलत नहीं होगा। उसके अलावा डाउनलोड सेफली पे हम दोबारा जाते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके पास प्रीमियम हम नहीं खरीदते, हम पाकिस्तानी हैं तो हम प्रीमियम से ज़रा जुगाड़ मारते हैं और हम मोड एपीके पे जाते हैं, बिना ये वेरीफाई किए हुए कि वो मोड एपीके के अंदर कोई वायरस तो नहीं है या उसका पब्लिशर कौन है। तो हमें ऐसी भी जो एप्लीकेशन है उनको भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसके अंदर क्या चीज़ है और क्या नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आवाज़ नहीं आ रही मेरी फिर? अभी आपको सही आ रही है आवाज़? मदीहा जो भी हैं आप? चलें ठीक हो गया। यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है कि आप अपने कंप्यूटर पे जब भी कोई चीज़ भी डाउनलोड कर रहे हो, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो मोबाइल हो, उसमें आप एक दफ़ा उस चीज़ को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में डाल के ये तसल्ली कर लें कि आप जो फाइल या जो फोल्डर या कोई भी चीज़ जो आप उससे डाउनलोड कर रहे हैं या उससे डाउनलोड करवा रहे हैं, वो क्या वायरस के साथ तो नहीं आ रही आपके कंप्यूटर को डैमेज करने, या आपकी जो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है उनको छीनने तो नहीं आ रही, उनको यूज गलत यूज तो नहीं होगा उनका। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तुम आजकल तो वैसे यूज़र कहते हैं कि विंडोज़ के साथ तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बिल्ट इन आता है, जिसको हम विंडोज़ डिफेंडर कहते हैं। मगर अगर नहीं है आप में से किसी के पास, तो दो सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो बड़े एक तरह से बेस्ट हैं, एक अवास्ट का और एक एवीजी का। ये दोनों चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप कंप्यूटर पे अपनी स्कैन्स करते रहें, ताकि आपके कंप्यूटर पे कोई भी वायरस या कोई भी चीज़ नहीं आए। ठीक है जी, यहाँ तक अच्छा, इसके एक और रह गया, कीप सिस्टम्स अपडेटेड। अपने सिस्टम को रेगुलर आप लोग अपडेट करें। जिस तरह हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट कर दिया, तो हम अपडेट नहीं करते इस डर से कि हमारा अपडेट के बाद हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारे पास स्लो हो जाता है। देखें, सॉफ्टवेयर दो तरह के हैं। एक तो विंडोज डिफेंडर है जो कि आपके बिल्ट इन होता है लैपटॉप में, उसको बस आपने एक्सेस देना होता है। और दो जो हैं वो हैं एवीजी, और दूसरा है अवास्ट। ये दो ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो आपके पास इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है। उसके अलावा आपके जो कीप सिस्टम अपडेटेड पे भाई, आप रेगुलर आप अपडेट करें अपने सिस्टम को, क्योंकि अपडेट में आपके पास वो तमाम वीकनेसेस जो आपकी कंप्यूटर की होती हैं उनको अपडेट किया जाता है, कि भाई उनको हटाया जाता है, और आपका जो डिफेंस है कंप्यूटर का उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाता है। जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि हमारे मोबाइल में अपडेट आता है और हम लोग अपडेट करते हैं, उसके बाद हमारे ये लिंक की ज़रूरत इसको नहीं पड़ेगी। आप जस्ट अगर आपके लैपटॉप में विंडोज़ डिफेंडर है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि विंडोज़ डिफेंडर बस ऑन होता है। आप सेटिंग में जाके लिखेंगे विंडोज़ डिफेंडर तो वो आ जाएगा। विंडोज़ 10 में और विंडोज़ 11 में तो ये चीज़ है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास विंडोज़ 7 है, जो कि बहुत रेयर है अब। ठीक है। बाकी आवास्ट और एवीजी बस आपको पता होना चाहिए कि कोई आपसे पूछे कि भाई आप स्टूडेंट हैं साइबर सिक्योरिटी के, तो आप बताएं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दो बेस्ट हैं इस वक्त। ठीक है। विंडोज 10 में आपकी विंडोज डिफेंडर जरूर होगा। अब यहां तक किसी का कोई सवाल है? ठीक है जी। तो ये स्लाइड कमांड लाइन इंटरफेस हम क्यों सीखें, इसकी 3 वजूहात हैं। सबसे पहले स्पीड एंड एफिशिएंसी। जिस तरह हमने पहले आपको बताया कि कमांड लाइन एक टेक्स्ट बेस्ड है, यानी हम आपको डायरेक्ट आप अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप यूजर जीयूआई अगर आप यूज कर रहे हैं तो जीयूआई पहले आपके सिस्टम के पास, जीयूआई पहले अपने पास जाता है, अपने कोड में देखता है कि भाई ये चीज़ आई है, इसको किस तरह रन करना है। फिर उसके बाद आपके कंप्यूटर सिस्टम को बताता है, सीपीयू को बताता है कि यार ये इस काम को इस तरह करना है। मगर आपका जो कमांड लाइन है वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जीयूआई।
उसके बाद प्रिसाइज कंट्रोल होता है। जीयूआई में बहुत से आपके पास एडवांस फीचर्स नहीं होते, फंक्शंस नहीं होते, आप सेटिंग्स उस तरह आप चेंजेस नहीं कर सकते जिस तरह आप सीएलआई में चेंजेस कर सकते हैं। अब सीएलआई में अगर आप मोबाइल, चलो सीएलआई को छोड़ के आपके मोबाइल पे आते हैं, मोबाइल डिवाइस पे आप जब सेटिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पे एक डेवलपर ऑप्शन होता है जो कि ऑफ होता है, और कहा जाता है कि उसको ऑन तभी करें जब आप जानते हैं। उसी तरह सीएलआई में वो तमाम ऑप्शंस, वो तमाम डेवलपर ऑप्शंस या जो भी सेटिंग्स है वो सब खुली हुई होती है। आपको बस उनके कमांड्स आने चाहिए कि आप किस तरह उनको यूज करेंगे। तीसरा, साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल है। मैंने आपको पहले कहा था कि सीएलआई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हैकर और जो प्रोग्रामर होते हैं जो एडवांस्ड कर रहे होते हैं उनकी प्रेफरेंस होती है सीएलआई। ठीक है। सीएलआई हम क्यों सीखें? तीन वजूहत हैं भाई। इसकी स्पीड बहुत होती है, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, इस पे हमें ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, ज़्यादा सेटिंग्स मिलती है, एडवांस सिस्टम फंक्शंस मिलते हैं, और सबसे बेस्ट, हमारे जो साइबर सिक्योरिटी जो हमारी फील्ड है उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, यहाँ तक आ गई आपको समझ? आपके सामने ये चार बेसिक सीएलआई के कमांड्स हैं जो कि आप अपने विंडोज पे भी रन कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता, बट हमारी क्लास को सिर्फ 15 मिनट रहते हैं। तो एक काम करते हैं, कल जो हम लोग जो सीएलआई पे हम लोग बेसिक कमांड्स करेंगे। अजान तो हो रही है, असल में टाइम हमारे पास कम है और मैं चाह रहा था कि आज ही सारी रिपीट हो जाए ताकि हम कल डायरेक्ट लैब टास्क पे आएँ और नंबर कन्वर्जन पे आ जाएं। जी, 2 आवर्स की होगी। कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे पास अगर हमने जल्दी पढ़ लिया तो नहीं होगा। आज तो असल में कोर्स आउटलाइन की वजह से और हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुई है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है। आपकी 3:30 से 5:30 तक होगी और इंशाल्लाह 5:30 तक ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपके सामने चार बेसिक कमांड्स हैं सीएलआई के, जिसमें आपका PWD है। ये हम यूज़ करते हैं कि करंट लोकेशन, यानी हम किस फाइल सिस्टम पे खड़े हुए हैं इस वक्त। ठीक है। उसके अलावा आपका एलएस dir है, एलएस और DIR यानी डायरेक्टरी। लिनक्स पे हम लोग एलएस यूज़ करते हैं, एलएस। और मैक पे भी हम एलएस यूज़ करते हैं जब हम कोई अपनी जितनी भी हमारी फाइल्स हैं उनको देखने के लिए कि कंप्यूटर में कितनी फाइल्स, कितने फोल्डर्स इस वक्त मौजूद हैं, उसको हम देखने के लिए एलएस लिखते हैं CMD पे। और लिनक्स पे हम टर्मिनल पे जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास विंडोज है उसके लिए हम लोग जो अपना कमांड लिखते हैं वो DIR लिखते हैं। इसको हम फिर कल पे ही रखते हैं ये बेसिक कमांड्स को, ताकि आपके सामने एक परफॉर्म करके दिखाऊं तो आपको समझ आएगा कि किस तरह CMD पे हम किस तरीके से चीज़ें करते हैं। ठीक है जी। तो हम इसको कल पे ही रखते हैं, इस पे बाकायदा पूरा एक लेक्चर बन सकता है, तो हम इसको कल पे ही रखेंगे। ये आपकी एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी थी जो कि मैं चाह रहा था कि आप लोग करें, कि एक ऑर्गेनाइज फोल्डर बनाएं जिसका फोल्डर का नाम हो साइबर सिक्योरिटी, जिसके अंदर अपने आप लेक्चर्स रखें, अपने असाइनमेंट्स रखें, उन सबको नेविगेट करें कि वो किस, मतलब कौन सी डिस्क पे आपने सेव किया हुआ है, C पे है, D पे है, लोकेशन क्या है, और फिर उसको कॉपी एंड मूव फाइल करें। ठीक है। इन सबको आप यूज़ करें उसके ज़रिए, CMD के ज़रिए। अगर नहीं होता आप लोगों से तो कल इंशाल्लाह हम बेसिक CLI पे बात करेंगे, तो फिर हम उसको वहीं पे ही सीख लेंगे। मगर हम लोग कल बेसिक CLI पे मैं कोशिश करूंगा कि ये MKDIR और ये सब ना हो, बल्कि हम सिर्फ इस क्रिएट करेंगे, हम नेविगेट करेंगे और डिलीट करेंगे, ये इन चीज़ों, 3 चीज़ों में काम करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम अपनी IP सेटिंग्स किस तरह जाते हैं, उसके अंदर हम लोग किस तरीके से अपने IP देखते हैं, कितने वाईफाई कनेक्टेड हैं, वो सब देखते हैं CMD के जरिए। ठीक है। रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी कनेक्शंस हैं, जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं कि अटैकर्स यूज़ करते हैं CLI टूल्स को, कि भाई मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि आपके हैकर, आपके साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जो बेस्ट चॉइस है वो CLI होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि वो एक फास्ट है, एफिशिएंट है, और उसमें हमारे पास बहुत सी चीज़ें, बहुत से फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फिर उसके बाद इस पे हैंड्स ऑन एक्टिविटी है। अगर आप स्क्रीनशॉट वैसे लेने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं आपको आपके ऑर्गेनाइजर से बात करके आपको ये PPT आपके जो ग्रुप है उसमें शेयर करवा दूंगा, तो आप वहाँ से आराम से इस PPT को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी।
असल में आज इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि इसके लिए मुझे अपना लैपटॉप चाहिए और मैं इस वक्त अपने लैपटॉप पे नहीं हूँ, और मैं इस पे सीएमडी चला नहीं सकता। तो इंशाल्लाह कल ही, मतलब कल की क्लास नहीं जो सर, होगी मैं ये वेनेसडे कह को। रही थी सर, जी मैं ये जी। कह रही थी कि अगर ये वाली जो पीपीटी है इसको आज ही शेयर करवा दें तो हमें ज्यादा मतलब ये कि इजी रहेगा जी जी रिवाइज बिल्कुल, ये करने में। इंशाल्लाह आज ही आपसे से शेयर होगी, ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें, और जो भी आपके सवाल हों वो आप लिख लीजिएगा एक जगह पे। फिर अगली क्लास में जब हम जजाकल्ला। 10 मिनट 15 मिनट इस पे बात जरूर करेंगे कि हमने क्या सीखा, या कोई आपको मसला या कुछ भी, तो आप डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको उसी वक्त जवाब भी देंगे, और जो भी हमारी डिस्कशन होगी वो 10 मिनट हम इस पे ही करेंगे। जजाकल्ला। उसके अलावा हमारे पास फाइल परमिशंस होती हैं कि भाई साइबर सिक्योरिटी वाले ज़्यादातर कोशिश करते हैं, हैकर्स या जो भी हैं, वो अलाउ करते हैं अनऑथराइज यूजर्स को कि वो रीड करें, मॉडिफाई करें और एग्जीक्यूट करें उनकी सेंसिटिव फाइल्स को। यानी कि मैंने आपको जिस तरह बताया कि आप कंट्रोल एक्सेस हैं, उसको हम नहीं देना चाहते। जिस तरह फाइल्स है, मेरी फाइल्स है, मुझे पता है उसको सेंसिटिव फाइल्स हैं, तो मैं उसको एक हद तक परमिशन दूंगा उसकी, आपको या किसी को भी एक्सेस करने की। ठीक है। उसके बाद ओएस वल्नरेबिलिटीज आती है। वल्नरेबिलिटीज आप ये समझें कि इसको हम वीकनेसेस कह सकते हैं, कि भाई अनपैच सिस्टम जो होता है ना, जो आपके जो अपडेट नहीं हुआ होता, वो आपके सिक्योरिटी होल सकता है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो अपनी इन चीज़ों को, ये जो आपकी क्या कहते हैं, अपने सिस्टम को, डिवाइसेस को अपडेट रखें, क्योंकि आपकी जो भी वीकनेसेस होती है वो फिर आपकी अपडेट हो जाती हैं। अपडेट उसको डिफाइन करता है अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से आप बच जाते हैं अटैकर्स के, कि वो आपके डेटा को रीच करे या आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करे। यहाँ तक क्लियर है? समरी है कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। इसमें सबसे पहले हमने आईसीटी की फाउंडेशन पे बात की कि आईसीटी क्या होता है, और इसकी क्या क्या मतलब आप ये समझेंगे किन जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, हमने इस पे बात की। दूसरा, ओएस क्या होता है, ओएस किस तरह मैनेज करता है, ओएस का काम क्या है, ओएस के मतलब ओएस के आपके पास टाइप्स कितनी है, वो सब हमने इस पे बात की। फिर इसके बाद हम फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में बात की कि फाइल सिस्टम क्या होता है। विंडोज एनएफटीएस यूज़ करता है, और लिनक्स हमारे पास EXT4 यूज़ करता है। फिर उसके बाद हमने CLI पे बात की कि CLI की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी साइबर सिक्योरिटी के लिए। और इंशाल्लाह हम कल की क्लास में CLI पे थोड़ा सा, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस पे तो काम नहीं करेंगे, हम विंडोज़ के ऊपर ही CMD पे काम करेंगे, कमांड पे। ये आपका होमवर्क या प्रैक्टिस अगर करना चाहें कि आप प्रैक्टिस करें बेसिक कमांड्स को, जो मैंने 4 लिखे हैं। आपको कोई इश्यूज होता है आप चैट जीपीटी पूछ सकते हैं, वरना फिर हम नेक्स्ट क्लास में तो हम बात करेंगे उस पर, तो फिर हम उसी पे ही डायरेक्ट उसको मैं आपके सामने परफॉर्म करूंगा, और फिर आपको बोलूंगा कि आप परफॉर्म करके हमें दिखाएं। और उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करेंगे फाइल्स को। आप ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा, मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि एक फोल्डर बनाइएगा, उसके अंदर फिर अपने जितने भी असाइनमेंट्स और जो भी होगा वो सब आप रखेंगे उसमें। और आइडेंटिफाई कीजिएगा हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, यानी आपकी जो घर पे कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। जिस तरह अगर आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप के साथ आपके पास क्या क्या है, लैपटॉप में सीपीयू है, आपका माइक्रो प्रोसेसर है, आपके ट्रांजिस्टर्स हो गए, आपके रजिस्टर्स हो गए, ये सब आपका हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। तो ये सब आप कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों पे भी आप थोड़ा रख लें। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो कि इंशाल्लाह वेनेसडे को होगा, उस पे हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले असाइनमेंट नहीं है, बस आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है बेसिक कमांड्स की, जो कि इसमें लिखा है, ताकि आपको समझ आ जाए, मुझे भी समझ आ जाए कि आपको कितनी समझ आई है सीएमडी के बारे में। अगर नहीं है तो फिर मैं आपको बिल्कुल मतलब बेसिक से पढ़ाऊंगा। वैसे ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ सीएमडी के कमांड्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपके 3 चीज़ों पे बेस होगा। सबसे पहले नंबर कन्वर्जन सिस्टम पे, जिस पे हम गो थ्रू करेंगे थोड़ा सा, सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लेंगे इस पे। और उसके बाद हम लैब टास्क पे करेंगे। लैब टास्क हमारे पास सीएमडी के ऊपर होगा। यहाँ पे रूल्स गवर्निंग डेटा ट्रांसमिशन है, बट हम इसको हटाते हैं, हम सीएमडी पे कल काम करेंगे, जिसपे हम जो टॉप 10 बेसिक कमांड्स हैं हम उनको अपने अपने सिस्टम पे रन करेंगे। अच्छा, कल जो आपकी वेडनेसडे को क्लास होगी उसमें एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि टाइम पे आप लोग आ जाया करें। ठीक है, ताकि हम क्लास जल्दी मतलब शुरू करें और एंड करें।
उसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप हैंड रेस कीजिएगा, और उसके बाद अनम्यूट को के आप बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी चैट्स नहीं पढ़ा जाता। जिस तरह भी एक सवाल है आई थिंक राफे का, क्या हम इस कोर्स के बाद किसी, देखिए ये कोर्स आपका साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स का है। इसमें आप साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें अभी आप हैकिंग ये सब नहीं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में हैकिंग नहीं है। हैकिंग एक बहुत अलग चीज़ है, और हैकिंग भी आपको सीखनी पड़ती है शुरू से, बेसिक्स से। जब तक आपको यही नहीं क्लियर होगा कि आपके सिस्टम में क्या क्या वीकनेसेस हैं, आपके अटैक्स किस तरह के होते हैं, साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं, आप किस तरीके से हैकिंग करेंगे। और दूसरा, हैकिंग के लिए आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर इंशाल्लाह साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स आपका आप सब क्लियर कर जाते हैं, तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे, अगर आपके जो ऑर्गेनाइजर हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और के एम ए जो की मैनेजमेंट है, अगर वो परमिशन देती है, तो हम इंशाल्लाह फिर कोई और कोर्स करके पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी करके पाइथन की बेसिक्स भी पढ़ लेंगे। ठीक है जी। तो लैब टास्क 1 इंशाल्लाह हम लोग वेनेसडे को करेंगे। उसके अलावा टाइम पे आइएगा, और अपना जीआर नंबर अपने नाम के साथ ज़रूर लिखें। जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने नाम नहीं, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, आगे जीआर नंबर नहीं है, जिस तरह यहाँ पे आमना आसिफ हैं, उसके अलावा अरीबा नासिम है, नसीम है, तो ये सब आप लोग अगली बार से अगर जीआर नंबर के साथ नहीं आएंगे तो आपको क्लास में परमिशन नहीं मिलेगी आने की। ठीक है, तो अपने नाम के साथ ज़रूर जीआर नंबर लिख लीजिए। अच्छा, आज की क्लास, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास थी, तो अगर आप में से कोई मुझे फीडबैक दे दे कि आज के क्लास मैंने किस तरह ली है, या कोई भी अगर मुझसे कोई वीकनेसेस है मेरे अंदर, या कोई गलती है, कुछ भी है, तो आप चैट में लिख दें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मैं उस पर ख्याल रखूंगा। और जीआर नंबर के बगैर कोई भी बच्चा एंट्री नहीं मिलेगी उसको। सिर्फ शुरू के 5 मिनट आपका वेट किया जाएगा, उसके बाद आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। आज भी बहुत से बच्चे हैं जो आए हैं, आखिरी 5 मिनट में आए हैं, आखिरी 10 मिनट में आए, इसमें अब्दुल बासित नाम है किसी का, जो भी है, और बार बार लीव करके आप नहीं आए, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका ही नुकसान होगा। ठीक है। बाकी आपको कोई भी इशू होता है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, आपके ऑर्गेनाइजर हैं मोहम्मद अनस, जो कि जिनका आपको नंबर ग्रुप से मिल जाएगा, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, वो आपको गाइड कर लेंगे। ठीक है जी। तो आज की क्लास यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी वेनसडे को, जिसमें हम लोग सबसे पहले नंबर कन्वर्जन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लैब टास्क करेंगे सीएमडी पे। ठीक है, जिसपे हम बेसिक 10 कमांड्स को एक तरह से हम खुद भी मैं अप्लाई करूंगा। और एक रिक्वेस्ट ये है कि अगली क्लास में आप लोग एक पेन और एक कॉपी के साथ बैठिएगा, क्योंकि नंबर कन्वर्जन मैं आप लोगों से सॉल्व भी करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई भी इशू हो आप अपने ऑर्गेनाइजर एंड मोहम्मद अनस से बात कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हो। और आज इंशाल्लाह आपकी पीपीटी और जो आपका कोर्स आउटलाइन है वो आपसे आज ही शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अपना अपना ख्याल रखिएगा।